अब इसमें एक और चीज़ है, 19 जनवरी मुझे याद है 1990 का, हम लोग खाना वगैरह खा के कोई 9-10 बजे सोने ऊपर वाले कमरे में चले गए थे, सेकंड फ्लोर में। ठंड तो थी ही थी। अचानक हमने नारेबाजी सुनी, बहुत शोर सुना, ऐसे लग रहा था कि बाहर लोगों के हजूम चल रहे हैं। उन दिनों फ़ोन्स वगैरह भी नहीं होते थे। आई हैव अ विविड मेमोरी, आई वॉज अ 4th क्लास स्टूडेंट। तो कहीं कहीं पर किसी किसी घर में मोहल्ले में अगर एक लैंडलाइन होता था तो उस पर ही फ़ोन आते थे, सारे फ़ोन उसी पर रिसीव होते थे। ना मोबाइल का पता होता था, ना कुछ, टीवी की तो बात ही नहीं। दूरदर्शन 12 बजे, 9-10 बजे, 12 बजे बंद होता था। केबल टेलीविज़न का तो ज़माना था नहीं। तो सुबह अखबार में ही पता लगता था। तो इन दैट सेंस उसमें उस रात को लोग हजूम के हजूम निकले, मशाले लेके निकले, और एकदम से मौत से इतना शोर आना शुरू हुआ, यहाँ क्या चलेगा, निज़ाम मुस्तफ़ा, हम क्या चाहते, आज़ादी, कश्मीर में रहना होगा, ला इलाहा कहना होगा, इस तरह की बातें। आया आया लश्कर आया, ए काफिरो, ए जाबरो, कश्मीर हमारा छोड़ दो, इन नारे हमारे, नारा तकबीर, अल्लाह अकबर, इस टाइप के नारे लगते थे, वो लगे उस टाइम में। दे आर ऑल। उसके बाद जब ये सिलसिला हुआ, पूरी रात लोग सो नहीं सके, और बाहर बिल्कुल सिविल कर्फ्यू तो था पहले, पुलिस का कोई पता नहीं, पैरामिलिट्री फोर्सेस का कोई पता नहीं। ये गलियों से लोग कहाँ से निकल रहे थे, हम बिल्कुल खिड़कियों से देख रहे थे, बच्चे थे। ये 12-1-2 बजे तक, और बाहर इतना शोर, ऐसे लग रहा था कि लाखों लोग मस्जिदों में कूद पड़े हैं लाउड स्पीकर्स पे। सुबह जब पेरेंट्स वगैरह ऑफिस गए या बाहर, वहाँ पता लगा कि भाई हमारे यहाँ भी ऐसा हो रहा था, हमारे यहाँ भी, मतलब 10 डिस्ट्रिक्ट्स कश्मीर के हर डिस्ट्रिक्ट में यही हुआ था। अब इम्पॉर्टेंट बात ही है, और किश्तियों में लोग तैर के ये नारे लगा रहे थे, घाटों को पार करके। तो 19 जनवरी की रात एक टाइम में सारी मस्जिदों से ही हुआ, जिस टाइम कम्युनिकेशन का बूम नहीं था, डिजिटल टेक्नोलॉजी नहीं थी, फोन्स बड़े कम थे, ये कैसे हो पाया? उसमें बड़ा क्लियर था कि अब कश्मीर छोड़ दो। उसके बाद ही लोग थोड़े से नर्वस होना शुरू हो गए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट। पहले तो विश यू अ वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर। आपने पिछले साल हमें पॉडकास्ट को बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। हमारे 32 एपिसोड्स तकरीबन हमने निकाले थे, और एक एक एपिसोड को आपने बहुत 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 सराहा है, तो थैंक यू सो मच। 2024 में भी हम यही चाह रहे हैं कि हमारा जो कंटेंट है वो बेसिकली प्योरली एजुकेशन प्लस एंटरटेनमेंट पे रहे। तो इस साल का पहला पॉडकास्ट हम जिनके साथ करने वाले हैं उनका नाम है डॉक्टर महेश कोल। ही इज़ अ कश्मीरी पंडित। तो आप समझ सकते हैं कि जो आज का पॉडकास्ट होने वाला है वो प्योरली कश्मीरी पंडित की लाइफ पे, लाइवलीहुड पे, उनकी स्टोरीज़ पे बेस होने वाला है। उन्होंने 2 बुक्स लिखी हैं अपनी अभी तक की लाइफ में, तो हमने उनके बारे में भी बात की है। कश्मीरी पंडित इन कश्मीर एंड इन जम्मू, दोनों ने जो उन्होंने लाइफ जी है उसके बारे में बात की है। बिफोर एक्सोडस, आफ्टर एक्सोडस, ड्यूरिंग द एक्सोडस पीरियड क्या क्या उन्होंने तकलीफ़ें झेली है, या फिर हम कह सकते हैं तो क्या क्या उनका तजुर्बा रहा है, उस सब के बारे में बात की है। ये पॉडकास्ट थोड़ा एक 1-1.5 घंटे का होने वाला है, तो आई रिक्वेस्ट प्लीज़ आप पूरा एपिसोड देखें, पूरा पॉडकास्ट देखें। बहुत ही कह सकते हैं टफ, बहुत ही सुलझा हुआ पॉडकास्ट होने वाला है। तो प्लीज़ 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 डू वॉच टिल द एंड। एंड आगे बढ़ने से पहले, इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, प्लीज़ टू सब्सक्राइब एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट। आज जिनके साथ हम पॉडकास्ट करने वाले हैं, ही इज़ अ डॉक्टर महेश कोल। हेलो सर, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? बस फाइन, आप बताइए। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ सर। थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस पॉडकास्ट विद अस। सर, ये पॉडकास्ट शुरू करने से पहले अगर आप अपनी छोटी सी इंट्रोडक्शन दे सकें। Well, academically I started because I'm part of the generation which was displaced from Kashmir. I'm a Kashmiri Pandit. Okay. I was a 5th class student in 1990 when we were made to leave Kashmir under threat to life and limb. It was basically religious cleansing and genocide. तो उसके बाद मेरी सारी पढ़ाई जम्मू में हुई। 5th से लेकर 8th तक मैं ड्रीमलैंड पढ़ा, जम्मू में ड्रीमलैंड पब्लिक स्कूल। 8th से लेकर 12th तक मेरी पढ़ाई, फिर उसके बाद 9th से लेकर 12th तक जैन स्कूल, श्री महावीर जैन हायर सेकेंडरी स्कूल, रानी पार्क, जम्मू। उसके बाद आई वॉज ए स्टूडेंट ऑफ GGM साइंस कॉलेज
and then ultimately I did my MBA Hospitality Tourism Management from University of Jammu, that is now Faculty of Business Studies. और उसके बाद I did the PhD from the same department, and ultimately I started working with IMPA, Institute of Management Public Administration. I was, before that, before coming out of the college, I was associated with various newspapers. I was part of freelancing, and then I edited later 2 magazines. One was the Jammu Height. It pertained to basically the cultural heritage of Jammu, geostrategics, tourism, and the issues relating to Jammu and Kashmir and Northern Frontier. उसके बाद Enquirer Today करके एक और magazine उसको मैंने edit किया. That was mainly related to culture and tourism. And the focus was on Jammu and Kashmir and other northern areas. In the meantime, then I was awarded postdoctoral fellowship because I had an MA philosophy also, and that was in Kashmir Shaivism. Basically, actually, I was awarded the postdoctoral fellowship for working on the tantric aspects of Kashmir Shaivism and relating it to Sri Aurobindo's integral yoga. Okay. And then now I'm working with Sukas Jammu as assistant professor in agribusiness. This is a brief journey. And then I published my book. That was the first book in 2019. That was in the aftermath of, it was a response to the neutralization of Article 370 and 35A. और उसके ऊपर we tried to suggest what should be the way forward now, because now 370 has been abrogated. What are the aspirations of the nationalist people of Jammu and Kashmir? और उसके बाद Ladakh Union Territory तो बन चुकी थी. Now the main thrust of that book was how to deliver justice to people of Jammu and the people who were displaced in 1947, that is POJK refugees and Kashmiri Pandits also. That was the main objective of the book. It got a very good response. It was taken well by national security organizations, experts. And then recently, a few days ago, I have published my second book that is pertaining to exploring heritage tourism in Jammu and marketing perspective. उसमें ये बात की है कि जम्मू में जो हेरिटेज है, वेदर इट्स टेंजिबल और इंटेंजिबल, उसके ऊपर बात की, उसको कैसे प्रिजर्व किया जाए, उसको कैसे मार्केटिंग ऑर्बिट में लाया जाए. और जम्मू में जहाँ 1 करोड़ से ज़्यादा जो टूरिस्ट आता है, दैट कम्स विदाउट एनी एफर्ट माता वैष्णो देवी के कारण. और ये शायद पूरे इंडिया में एक ऐसा केस है जहाँ पर बिना किसी मार्केटिंग के आपके पास 1 करोड़ टूरिस्ट आता है. लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी ऐसी प्लानिंग नहीं रही आज तक कि हम इसमें से 5 या 7% को डाइवर्ट करें और उनका लेंथ ऑफ स्टे जम्मू में एक्सटेंड कर सकें. हम उनको अपने डिफरेंट प्लेसेस जम्मू में बता सकें, क्योंकि काम नहीं हुआ. यूजुअली यही होता रहा कि कश्मीर के पास सीनिक ब्यूटी है, उसको मार्केटिंग की ज़रूरत नहीं है, लोग उसको सेंचुरी से जानते हैं. लेकिन ड्यू टू पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन जम्मू हैज़ बीन सफरिंग. तो उसके कारण उसका बाय डिफ़ॉल्ट असर टूरिज़म पॉलिसी पर भी पड़ा. सो मेन थ्रस्ट ऑफ द बुक हैज़ बीन टू ब्रिंग the tourism potential of Jammu, that is the heritage tourism, cultural tourism, in the mainstream. उसको tourism orbit में लाना, उसको कैसे preserve करना. जिसमें जैसे सिंपल सी बात है, मुबारक मंडी जिसको हम कहते हैं, एक एग्जाम्पल साइट करता हूँ. एक्चुअली बड़े कम लोगों को पता होगा, इसको दरबारगढ़ भी कहते हैं. इट्स अ कम्प्लेक्स ऑफ 10 पैलेसेस. और बड़े कम लोगों को पता होगा 35 बार इसमें माइनर और मेजर फायर इंसिडेंट्स हुए हैं. क्योंकि इसमें कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट है, वो जो चाहते हैं कि इसको डिमोलिश करके यहाँ पर पहले पार्किंग बनाना चाहते थे, क्योंकि सिटी में एक प्राइम लोकेशन है. कुछ लोग लैंड ग्रैबिंग भी कह सकते हैं, बट मोस्टली इट्स अ प्राइम प्रॉपर्टी. तो कई लोग ये भी चाहते हैं कि जम्मू की डोगरा हेरिटेज है, इसको डेमोलिश किया जाए. तो दैट इज़ अनदर वे ऑफ बेसिकली असॉल्टिंग द वी कैन से प्राइड ऑफ जम्मू. तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए विदाउट पोलिटिसाइजिंग हमने उसमें कोशिश की कि इस तरह की चीज़ों को लोगों में अवेयरनेस आए. और सबसे बड़ी बात, पॉलिसी मेकर्स उसको अपनी टूरिज्म पॉलिसी में फैक्टर इन करें और इट कैन बी मार्केटेड एज ए टूरिज्म प्रोडक्ट. अगर 5 या 10% लोग जो हेरिटेज के लिए, माता वैष्णो देवी टूरिज्म के लिए आते हैं, पिलग्रिमेज के लिए, उनको हम क्या सांबा, ये लखनपुर से लेकर अखनूर तक जितने फोर्ट्स हैं, चाहे वो जसरोटा है, हीरा नगर है, या और भी फोर्ट्स हैं, अखनूर फोर्ट तो है ही है, इसको किस सर्किट में बदल सकते हैं. हमारे पास अम्बारन में बुद्धिस्ट साइट है जहाँ टूथ रिलिक्स मिले हैं, जिसमें कहते हैं कि बुद्धा का टूथ रिलिक भी है. क्या हम साउथ ईस्ट एशिया का टूरिज्म वहाँ डाइवर्ट नहीं कर सकते? बुद्धिस्ट सर्किट का कितना बड़ा सर्किट है. उसके बाद हमारे पास क्रिमची, बबोर, जिसको हम किशनपुर मनवाल कहते हैं, वहाँ पर जो एंशिएंट साइट्स निकली, टेम्पल्स निकले, काला डेरा 1, काला डेरा 2, नंद बबोर, क्या उनको हम मैप में ला सकते हैं? उस पर क्या इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए? ये सारी चीज़ें
I have tried to place them in terms of a policy format for the policymakers, researchers, and of course, who are the well-wishers of Jammu. And then I have been mostly writing on the national security issues. I've been associated with national security for last 10, 15, 16 years and commenting and analyzing various things. What are the threats to Jammu and Kashmir? What are the threats to India in the northern frontier, that is the Himalayas? How the subversive tendencies are coming up, because my pehli book Jammu and Kashmir Breaking the Subversive Web and Way Forward was pertaining to that, the problem of subversion or the genocide of the non-Muslim minorities in Jammu and Kashmir is not just crucial to Jammu and Kashmir, it has pan-India impact. Because if you deny genocide, it's duplicated. चाहे अगर 47 में हिंदू सिख रिफ्यूजीज वहाँ से नहीं निकले होते या उनको बचाया गया होता तो शायद 1990 भी नहीं होता, 1990 नहीं होता तो शायद वेस्ट बंगाल में मैसेकर या जेनोसाइड नहीं होता. तो कहने का मतलब है कि दैट दिस बुक डील्स विद द पैन इंडिया क्वेश्चन वेयर देयर इज अ टेंडेंसी टू सबड्यू द नेशनल मेन स्ट्रीम, टू सबवर्ट द सिक्योरिटी apparatus ऑफ द कंट्री. सो इन चीज़ों पर बात हुई. टूरिज़म पर बात की है मैंने दूसरी बुक में, हेरिटेज टूरिज्म पे. एंड नेक्स्ट आई एम राइटिंग ऑन कश्मीर शैविज्म, दैट इज़ माई फोर्टे, कश्मीर शैव दर्शन, बिकॉज आई हैव माई पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप इन दैट. तो कश्मीर शैविज्म इज़ ब्रॉडली तांत्रिक, उसकी प्लेस कॉन्शियसनेस, हाउ कश्मीर वॉज टोटली शैवाइट एंड हाउ द प्रोडोमिनेटिंग culture of Kashmir was subverted and the place was given to alien cultures. This is my core area. So very impressive. And sir, कश्मीरी पंडित्स की बात करते हैं. पहले तो who are कश्मीरी पंडित्स? When you talk about Kashmiri Pandits, they are aborigines of Kashmir. अगर हम इसको हिस्टोरिकली देखें तो हम कश्मीर को पहले पूरा कश्मीर मंडल कहते हैं. अगर आप संस्कृत टेक्स्ट को देखेंगे तो कश्मीर को कहते हैं कश्मीर मंडल. कश्मीर मंडल में तीर्थ भी आते हैं, उसमें एजुकेशनल सेंटर्स भी आते हैं जो अब नहीं रहे. तो कश्मीरी पंडित्स आर बेसिकली हु बिलोंग टू कथक स्कूल ऑफ कृष्ण यजुर्वेदा. क्योंकि हमारे यहाँ पर जितने भी लोग हैं दे आर ऑल पार्ट ऑफ द वैदिक सिस्टम. हर कोई, जितने हमारे 4 वेद हैं, आप भी अगर आप देखेंगे हम सबके गोत्र होते हैं. तो कश्मीरी पंडित्स के भी वही गोत्र हैं जो सप्तऋषियों में होते हैं. लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हम हर जगह पर देश और काल के हिसाब से, देश और काल मीन्स प्लेस एंड टाइम, इट्स नॉट इन टर्म्स ऑफ नेशन बिल्डिंग, उसमें हम गृह सूत्रों को फॉलो करते हैं. जैसे कश्मीर में लोगाक्षी के गृह सूत्रों को फॉलो किया जाता है, तो कश्मीरी पंडित्स आर द पीपल हु एडहेयर टू लोगाक्षीज गृह सूत्रास, जिसमें सारे संस्कार हैं, आपके जन्म से लेकर मरण तक जितने भी संस्कार हैं उसी के अंतर्गत होते हैं. जब कश्मीर से ऊपर जम्मू की ओर आते हैं और पंजाब की ओर आते हैं तो हमारे यहाँ पर कात्यायनी के गृह सूत्र फॉलो होते हैं, हर ऋषि का कोड ऑफ कंडक्ट. तो इसलिए लोग कहते हैं कि भाई आपकी शिवरात्रि पहले आती है, हमारी बाद में आती है, गृह सूत्रों का है, क्योंकि देश और काल के हिसाब से इस पर बात होती है. वो इस चीज़ का ध्यान देना. और जो शिवरात्रि की बात होती है उसमें मैं क्लियर कर दूं कि वो महाशिवरात्रि एक ही आती है. अदरवाइज हर बार शिव चतुर्दशी का व्रत होता है तो लोग उसमें व्रत रखते हैं, हर महीने आती है, ये वो नहीं है. लोग उसके साथ इसको बेसिकली मिक्स कर देते हैं. और सबसे बड़ी बात, जो कश्मीर में शिवरात्रि होती है ये व्रत नहीं होता, ये उत्सव होता है. लोग हमें कहते हैं आपने व्रत रखा है, व्रत नहीं है. व्रत उसी आदमी का रहता है जो पूजा करता है, उतनी देर जितनी देर पूजा, उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है, बाकी कोई नहीं रखता. इसको भैरव याग कहते हैं. याग मीन्स फेस्टिवल. सो कश्मीर की शिवरात्रि भैरव याग है या भैरव उत्सव है, और भैरव स्वरूप में शिव को पूजा जाता है. उसके आगे कनोटेशंस उस पर बात करेंगे. तो कहने का मतलब कश्मीरी पंडित्स बिलोंग टू कथक स्कूल ऑफ कृष्ण यजुर्वेदा, कृष्ण यजुर्वेद को फॉलो करते हैं. उसके बाद तांत्रिक स्वरूप है वहाँ की पूजा का. तो कश्मीरी पंडित्स बिलोंग टू दिस, और उनके जो रिचुअल्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, वहाँ के उप पुराण है जिसको नीलमत पुराण कहते हैं, उसमें सारा इन क्लियर है कि जब बर्फ़ होती है तो उस टाइम भी उत्सव होता है. जब आपके यहाँ पर अभी मेरे ख्याल से 1947 के जो रिफ्यूजीज हैं 47 में, वो भी यक्ष अमावस्या मनाते थे, यहाँ भी मनाई जाएगी. तो मतलब इस मंडल में जो लोग थे वो सारे इस तरह के त्यौहार मनाते थे जो लोकलाइज थे, लेकिन उसके संस्कृत मोरिंग से. संस्कृत लैंग्वेज नहीं होती, संस्कृत एक इकोसिस्टम होता है जिसमें आप अपने प्लेस कॉन्शियसनेस की बात करते हैं. तो मेरे कहने का ये मतलब है कि इनके जो त्यौहार थे कोई पिक्यूलियर नहीं थे. आप कहीं भी जाएंगे उसमें लोग केरला में या मद्रास में चले जाए, कहीं पर भी लोहड़ी के आसपास ही नए साल का त्यौहार मनाया जाता है. 1-2 दिन का फ़र्क होगा, वो सूर्य के मतलब मूवमेंट पर डिपेंड करता है. तो कहने का मतलब ये है कि
ये सारे लोग, इनका पूरा पौराणिक ओरिजिन है, उसमें नीलमत पुराण उनको स्पेसिफाई करता है ये कौन लोग हैं, ये क्या है। जिस तरह से जम्मू का भी अपना पुराण है, बड़े कम लोग जानते हैं, वासुकी पुराण। तो जैसे नीलमत पुराण कश्मीर की बात करता है, वासुकी पुराण जम्मू की बात करता है, तो ये चीज़ें हैं इसमें। और दूसरी बात, एक मिसनोमर बड़ा पूरे देश में चला कि कश्मीरी पंडित के साथ जब पंडित लगता है तो लोग इसको समझते हैं कि शायद एक कास्टिस्ट टर्म। ये कास्टिस्ट टर्म नहीं है। पंडित कश्मीर में मंदिर में पूजा करने वाला पंडित नहीं है, ये बात क्लियर होनी चाहिए। तो लोग कई बार हमें ये कहते हैं कि भाई आपको कश्मीर से निकाला गया, बहुत अच्छा हुआ, आप लोग ब्राह्मण थे, आपने लोगों के ऊपर अत्याचार किया, आपको बाहर निकाला गया। ये यूपी बिहार वाला सिस्टम नहीं है कास्ट का, जिसमें 4 आप कास्ट में डिवाइड करते हैं जी। कश्मीर में पंडित का मतलब, जैसे आप कोई डिग्री कर लेते हैं, आपके आगे प्रीफिक्स लगता है डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, मतलब इफ़ यू आर पारंगत है किसी शास्त्र में तो आपको एक उपाधि दी गई कि आप इसमें एक्सपर्ट है। वो जो पंडित है वहाँ पे वो क्लास, जो प्रीस्टली क्लास नहीं थी जिसकी बात करते हैं, वहाँ प्रीस्टली क्लास वहाँ भी होती है, बट दे आर कन्फाइंड टू कर्मकांडास, मतलब उनका अपना डोमेन है। लेकिन उसमें जो कर्मकांड भी है वो भी इंटीग्रल पार्ट ऑफ सोसाइटी थे। पंडित एज अ होल जो वहाँ पर है वो वही है, क्योंकि समझा जाता था कि नॉलेज का सेंटर था, हर किसी का डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ शास्त्र पे कंट्रोल था, इस टाइप के थे। दूसरी बात ये बता दूं, जो वहाँ प्रीस्टली क्लास है वो टोटली सेग्रीगेटेड नहीं था। कहते हैं कि जो मतलब फॉर एग्जांपल मेरा अगर कोई कुल पुरोहित है, वो कई सदियों से मेरे कुल की पूजा कर रहा, परंपरा चला रहा है, लेकिन वो जो है उसके मेरे साथ रिलेशंस ऐसे हैं क्योंकि कहते हैं पिछले 4 पीढ़ी, 5 पीढ़ी, 7 पीढ़ी में जो लड़की रही होगी मेरे घर से, उसका जो बेटा रहा होगा, उसको जिम्मेदारी दी जाती थी कि वो अपने नान के वालों के जो पूजा पाठ का ध्यान रखे। किसी का जन्मदिन है वो करने आएगा। वो जो क्लैन डेवलप हुई उसकी, वही फिर आपके कुल पुरोहित बने। तो इस तरह से चलता था। बाद में लोगों ने बिना जाने अनजाने में इसमें डिफरेंस क्रिएट किया कि वो प्रीस्टली क्लास है, वो पूजा करने जाते हैं। नो, कश्मीर में जो कुल ब्राह्मण होता है वो लड़की की लाइनें से ही होता है। आपकी फैमिली में आपके कुल की कोई लड़की रही होगी, उसका बेटा रहा होगा, वही फिर आपका कर्मकांड चलाता है, वो आपको कुल ब्राह्मण बन गया। तभी कश्मीर में लड़की के बेटे को काफ़ी ऊंचा स्थान दिया जाता है, उसकी बड़ी आवभगत होती है। तो ये एक मैं आपको कल्चरल मूविंग्स की बात बता रहा था। ओके सर, बात करते हैं कश्मीरी पंडित का। जो फेस्टिवल्स आपने अभी शिवरात्रि की बात की, ऐसे कुछ फेस्टिवल्स होंगे, कस्टम्स होंगे जो बाकी सबसे हटकर हैं। देखिए, जब हम हटकर बात करते हैं, हटकर कुछ भी नहीं है, बेसिकली लोकलाइज्ड है। वही फेस्टिवल अगर आप उनको डिकोड करेंगे, ये एक भ्रांति फैलाएगी कि डिफरेंट है। डिफरेंट कुछ भी नहीं है। इनके शास्त्र सम्मत वही भगवानों की, वही देवताओं देवियों की पूजा होती है जो बाकी जगह होती है। लेकिन फ़र्क इतना है कि क्लाइमेट के हिसाब से और जिस तरह की टोपोग्राफी है उसके हिसाब से, जैसे जम्मू में भी आप देखेंगे आपको ऐसे छोटे छोटे कुल देवी देवता मिलेंगे जिनके बारे में आप रोज़ सुनेंगे, नए निकल के आएंगे, बिल्कुल वैसे ही है। तो उसमें एक पन्न का त्यौहार आता है। कई लोग कहते हैं भगवती का त्यौहार है, कई कहते हैं गणेश का है। वो लगभग आप समझ लीजिए अगस्त सितंबर के आसपास मनाया जाता है। उसमें मीठी रोटी बनती है, वो डिस्ट्रीब्यूट होती है। वो यहाँ जम्मू में भी बनती है, रोट यहाँ भी बनता है, बाहर जाए वहाँ भी बनता है। नए घास की पूजा होती है उसमें, लेकिन उसको कनोटेशंस दिएंगे। ये संस्कृत परंपरा है। कश्मीर में किसी और तरीके से, जम्मू में किसी और तरीके से, पुणे में किसी और तरीके से। जैसे गणेश उत्सव के समय ही ये समय भी शुरू हो जाता है। उसके साथ साथ कश्मीर में एक उत्सव और होता था, अब टाइम के साथ ख़त्म हो गया। जब पहली बर्फ़ गिरती है तो उसमें नीलमत पुराण कहता है कि 9 हिमपात उत्सव, तो उसमें उत्सव होता था। इसको आजकल शॉर्टकट में वो प्रकृत हो गया थोड़ा सा, उसको 9 शीन कहते हैं। शीन मीन्स बर्फ, 9 मीन्स नया। तो ये 9 हिमपात उत्सव जो था उसको भी सेलिब्रेट किया जाता था। अब मैं एक और बात बताता हूँ कि कश्मीर इतनी प्रोग्रेसिव सोसाइटी थी क्योंकि बाद में जो रीजन्स रहे उस पर भी बात करेंगे। बाहर से आक्रमण हुए, इन्वेजन्स हुए। कश्मीर में एक उत्सव मनाया जाता था मदन त्रयोदशी। ये मदन त्रयोदशी बिल्कुल एकिन टू, आप समझ लीजिए करवा चौथ के जैसा ही फेस्टिवल है, जिसमें कंजुगल ब्लिस के लिए कपल्स इसको सेलिब्रेट करते हैं। और उसमें बिल्कुल बागों में, बगीचों में सेलिब्रेशंस होती थी। आप इमेजिन नहीं कर सकते थे कितने प्रोग्रेसिव थी लेडीज़। और मदन त्रयोदशी में कामदेव की ही पूजा होती थी। इस तरीके से जैसे लोग आजकल वैलेंटाइन डे मनाते हैं, तो
ये तो मुझे लगता है कि एक मार्केटिंग एस्पेक्ट है इसका। लेकिन मन्नत त्रयोदशी जैसा फेस्टिवल जब आप देखेंगे, आप सोचेंगे कि कश्मीर कितना प्रोग्रेसिव था, उसको शास्त्र सम्मत मनाया जाता था। तो इस टाइप की चीज़ें। और बाकी जैसे जन्मदिन मनाया जाता, उसकी अपनी परंपरा बहुत इंपॉर्टेंट है। कश्मीरी पंडितों में जो आपका जन्मदिन होता है उसकी पूजा जैसे यूजुअली लोग इंग्लिश डेट पर मनाते हैं, यहाँ पर ऐसा नहीं। आपका जो सप्तऋषि संवत हमारा जो 5000 साल से भी ज़्यादा पुराना कैलेंडर है, जैसे विक्रमी व सप्तऋषि पंचांग आता है हर साल, वो नवरात्रों के पहले दिन उसकी पूजा भी होती है हमारे यहाँ थाली में रखे, तो उसके हिसाब से पूजा होती है। उसमें जन्मदिन की पूजा, देवताओं की पूजा सारी जो बिल्कुल लोगाक्षी गृह सूत्रों के अनुसार है, वही संस्कृत देवताओं की पूजा होती है जो हमारे हिंदू पैंथियन में कोई अलग नहीं है। लेकिन हाँ, क्योंकि तांत्रिक परंपरा है, तांत्रिक एस्पेक्ट का मतलब है कि साइंटिफिक है, उसमें बताया जाता है कि हम इनकी पूजा क्यों कर रहे हैं, उसके रीजंस हैं। क्योंकि कोशिश की जाती है जितने भी नेचुरल फोर्सेस हैं उनको आप प्लीज कर सकें, सो दैट दे गिव यू बून्स ऑफ गुड हेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ एंड सक्सेस इन लाइफ। सो दे आर द सेम। और गणेश की पहले पूजा होती है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस कुछ नहीं है, एडिशन में होगा कि विस्तृत होगा, एलोबरेट होगा, क्योंकि वहाँ पर लर्निंग सेंटर था। चीज़ को डिकोड करते करते उन्होंने साइंटिफिकली उसको एक्सप्लेन भी किया और उसको इम्प्लीमेंट भी किया। ओके सर, आप कश्मीर के बारे में बात कर रहे थे, पहले उनके बारे में बात करते हैं। आपके फादर या फिर आपकी जो फैमिली है वो कश्मीर से हैं जी। तो एक्सोडस से पहले वहाँ का माहौल कैसा था? देखिए, ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि लोग, ह्यूमन मेमोरी बड़ी शॉर्ट होती है जी। क्योंकि जिस जगह आप रहते हैं, सबसे बड़ी बात है कि कश्मीरी पंडित बाहर से नहीं आया, वो वहाँ पर सेंचुरी से रह रहा था। exactly. उसका रिकॉर्ड है नीलमत पुराण, मैंने कहा। लेकिन 11वीं सेंचुरी के बाद अपहीवल्स होने शुरू हुए सेंट्रल एशिया में। जितनी देर ललितादित्य मुक्तापीड का साम्राज्य था कश्मीर में 7वीं सेंचुरी एडी में, तो कश्मीर सुरक्षित था, उसके फ्रंटियर सुरक्षित थे। और आज तक लोग ये भ्रम फैलाते गए कि कश्मीर के लोगों ने प्रतिकार नहीं किया, लड़े नहीं। ललितादित्य मुक्तापीड कारकोट डायनास्टी के राजा थे। राजा नहीं, मैं उनको चक्रवर्ती सम्राट कहता हूँ। वो तो कश्मीर से ही थे जी। उन्होंने कन्नौज तक, सेंट्रल एशिया तक, कहाँ तक राज नहीं किया। एंड ही क्रॉस द बॉर्डर्स, और चाइना तक वो अपना वर्चस्व बढ़ा पाए। चाइना के रिकॉर्ड्स में उनको मुतोपी के नाम से, मीन्स मुक्तापीड को मुतोपी कहते हैं, मुक्तापीड के नाम से। जितनी देर ललितादित्य थे, उन्होंने पूरे इंडिया में अपना वर्चस्व बनाया, धर्म को भी चलाया। और मोहम्मद बिन कासिम जब उन्होंने सिंध से भारत पर आक्रमण किया, उन लोगों की, अरबों की हिम्मत नहीं हुई, तुर्कों की हिम्मत नहीं हुई भारत पर आक्रमण करने की, क्योंकि कश्मीर में ललितादित्य का साम्राज्य है। हिमालय को पार करना पड़ेगा, सिंध को पार करना पड़ेगा, तो ललितादित्य से टक्कर लेनी पड़ेगी। इसलिए वो कर नहीं पाया। जैसे जैसे ललितादित्य का साम्राज्य खत्म हुआ तो उनकी मूवमेंट बढ़ी। और ये कहने का मतलब होगा कि अरबों और तुर्कों को भी उन्होंने हराया। तो कहने का मतलब नॉर्दर्न फ्रंटियर की समझ ललितादित्य को थी। वो भारत को एक अखंड स्वरूप में देखते थे। उनका रोल उन्हीं मायनों में इम्पोर्टेंट है, जैसे महाराजा शिवाजी, छत्रपति शिवाजी का रोल इम्पोर्टेंट है, वैसे ही, या विक्रमादित्य का है, वैसे ही ललितादित्य मुक्तापीड के बिना आप नॉर्दर्न फ्रंटियर की सुरक्षा, हिमालय की सुरक्षा की बात नहीं कर सकते। तो ही इज़ बेसिकली द फादर ऑफ इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी, अगर देखा जाए, एक ये बात रही। लेकिन उसके बाद हालात बिगड़ते गए, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता सेंट्रल एशिया से, बाहर से जो इन्वेडर्स आए, तो आई हैव नो हेजिटेशन इन सेइंग कि कश्मीर एक ऐसा रीजन है जहाँ की हिस्ट्री पूरी डॉक्यूमेंटेड है। और अनफॉर्चुनेटली और पैराडॉक्सिकली कश्मीर जैसी चीज़ को लेके डिस्प्यूट खड़े किए जाते हैं, जब जिस चीज़ के बारे में प्रूफ आपका पूरा है उस पर कोई डिस्प्यूट नहीं होता। कश्मीर में लोग कहते हैं राजतरंगनी है, जिसको पूरी हिस्ट्री है कश्मीर की, कलहन की। मैं इसको थोड़ा एक्सटेंड करूँगा। जो कलहन की राजतरंगनी थी 10वीं 11वीं शताब्दी में, उसमें जो बातें की गई, उसमें सारा हंकी डोरी बताया गया। मीन्स दैट ऑल इज़ पीसफुल, एवरीथिंग इज़ गोइंग ऑन, देयर वाज मेटामॉर्फोसिस। थोड़ी शैवाइटों की बात की गई, थोड़ी बुद्धिज़्म की बात की, बुद्धिज़्म भी चल रहा था। उसके बाद वैष्णवाइटों की भी बात हुई। तो कहने का मतलब ये हुआ कि राजतरंगनी बाय एंड लार्ज जो कलहन की है, वो क्या थी, कश्मीर वाज इमर्जिंग, उसमें चीज़ें ठीक थी, मंदिर थे, राजा थे, सब कुछ था, सोसाइटी थी, किस तरह से लोकाचार होता था।
लेकिन बड़े कम लोगों को पता है कश्मीर में 5 राजतरंगियाँ लिखी गई हैं। फर्स्ट वॉज बाय कलहन, सेकेंड बाय जोनराज, थर्ड बाय श्रीवर, फोर्थ बाय शुक एंड फिफ्थ बाय प्रज्ञा भट्ट। शायद आपने भी पहली बार में ये नाम सुने होंगे, मैं फिर रिपीट करता हूँ, जो लोग ये देख रहे हो, जो रिसर्च करना चाहते हैं, जो रियलिटी समझना चाहते हैं, कश्मीर की 5 राजतरंगियाँ हैं। लोगों ने सिर्फ कलहन की राजतरंगी को पॉपुलराइज किया क्योंकि इसमें सारा शांति प्रिय माहौल बताया गया। तो सबसे बड़ा अच्छा जो वर्क हुआ, कलहन की राजतरंगी सारी संस्कृत में ही थी और पहले स्क्रिप्ट संस्कृत की शारदा होती थी। शारदा तंत्र संबद्ध स्क्रिप्ट है कश्मीरी भाषा की, और इसकी संस्कृत की भी बाद में देवनागरी अडॉप्ट की गई। मार्क ऑरल स्टेन जो बहुत अच्छे स्कॉलर थे, इंडोलॉजिस्ट थे, कश्मीर के ऊपर उन्होंने काम किया। उन्होंने कलहन की राजतरंगी पे ही काम किया, जिसमें मधुसूदन कोल, गोविंद कोल ने उनकी हेल्प की। उन्होंने बुलर का भी ट्रांसक्रिप्ट यूज़ किया। तो कहने का मतलब है उसको पॉपुलर हुई। वो मोतीलाल बनारसी दास से आज भी छपती है। लेकिन कितने लोग जानते हैं कि जोनराज की दूसरी राजतरंगी है? और जोनराज की जो राजतरंगी है, बेसिकली जहाँ तक कलहन ने हिस्टोरिकल रिकॉर्ड दिया, उसके बाद फिर जोनराज ने कंटिन्यू किया। जहाँ जोनराज का टाइम खत्म हुआ, फिर उसके बाद श्रीवर ने शुरू किया, फिर प्रज्ञा भट्ट ने किया, फिर शुक ने किया। मुगल टाइम्स तक, मतलब उससे भी आगे तक, हमारे कश्मीर के हिस्टोरियंस ने, पंडित्स ने अपनी हिस्ट्री लिख के रखी है, क्या क्या हुआ A to Z। फिर भी छुपाया जाता है क्योंकि लोग रिसर्च नहीं करते, लोगों को पता नहीं। कलहन के ऊपर काम किया ऑरल स्टेन ने, और दूसरा जो काम उस पर किया साहित्य अकेडमी ने छापी। रंजीत सीताराम पंडित ने भी कलहन की राजतरंगी पर काम किया, जो विजय लक्ष्मी पंडित के हस्बैंड थे, यानी जवाहरलाल नेहरू के सिस्टर के हस्बैंड। ही वॉज अ स्कॉलर, रंजीत सीताराम पंडित। और दूसरी बड़ी सिंपल सी है, वर्स बाय वर्स, मार्क ऑरल स्टेन की ऑथेंटिक और बड़ी स्कॉलरली है, उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। जोनराज की राजतरंगी पर काम किया एक ही आदमी ने, जिनका नाम था डॉक्टर रघुनाथ सिंह। ही वॉज अ वेरी गुड स्कॉलर एंड अ पॉलिटिशियन ऑल्सो, बट ही वॉज अ वेरी गुड स्कॉलर। वो अब आउट ऑफ प्रिंट है, सारी आउट ऑफ प्रिंट है, लेकिन संस्कृत वर्जन सारे हैं। तो उसमें पहली बार ज़ैनुल आबदीन के टाइम में लिखी गई। आप हिम्मत देखिए उस हिस्टोरियन की। उसका जो किंग है, ही इज़ नॉट फ्रॉम हिज रिलीजन, ही इज़ मुस्लिम, बट ही हैज़ दैट, इट वॉज अ स्टेट स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट दिया गया उसको, आप हिस्ट्री लिखिए कश्मीर की। तो उसने हिम्मत करके बताया कि कश्मीर में हिंदुओं की, कश्मीरी पंडित्स की हालत वही है जैसे एक टिड्डी दल आता है, फसल को साफ करके निकल जाता है और खेत तबाह करके जाता है, वैसे ही कश्मीर में मंदिर और हिंदुओं या पंडित्स की वही हालत है जैसे एक टिड्डी दल आया, उसने सब कुछ तितर बितर कर दिया। ये जाति संहार है। पहली टर्म दी जोनराज ने, कहा जो कश्मीर में हिंदू के साथ हुआ। देख लीजिए ज़ैनुल आबदीन के टाइम की बात है, क्योंकि ज़ैनुल आबदीन का जो आगे फादर था वो था ये सुल्तान सिकंदर। ही इज ऑल्सो नोन एज आइकनोक्लास्ट, बुत शिकन, जिसने मारतंड भी तोड़ा। तो कहने का मतलब ये है कि उसने कहा कि कश्मीर में जाति विध्वंस हुआ है। जाति विध्वंस हुआ कि लोगों को बिल्कुल होल सिर मार दिया गया है, मंदिर तोड़े गए हैं, सब कुछ हुआ है। और यही चीज़ बाद में, आज की टाइम में, बड़ी सेंचुरीज बाद, एक जेनोसाइड के ऊपर एक अच्छे एक्सपर्ट आए, उनका नाम था लैम्किंस। लैम्किंस ने पहली बार टर्म दी जेनोसाइड। जेनोसाइड का फादर जेनोसाइड स्टडीज़ का अगर कोई है तो वो कश्मीर के पंडित जोनराज है, जिन्होंने पहली बार टर्म गढ़ी जो ये जाति विध्वंस। तो कश्मीर में अभी तक 7 बार जेनोसाइड हुआ है। श्रीवर ने भी नोट किया है। प्रज्ञा भट्ट की तो गायब कर दी गई है क्योंकि उसमें बेयर ट्रूथ इन अबाउट कश्मीर जेनोसाइड लिखा है। तो कहने का मतलब है कि 7 जेनोसाइड, 7वां एक्सोडस है जो आप देख रहे हो, 7वां रिलीजियस क्लींसिंग है। तो इस बार की जो जेनोसाइड है वो इसलिए डिफरेंट है क्योंकि वो जो पहले जेनोसाइड हुए तब लोकल राजा होते थे, सीमाएं डिफाइंड नहीं होती थी, लूज फेडरेशंस होती थी। जो 1990 में हुआ वो अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना है क्योंकि ये इंडिपेंडेंट इंडिया में हुआ। अपने देश में लोग शरणार्थी बने। अगर 47 में लोग रेफ्यूजी बने, उस टाइम डेंजर था, लोगों को पता था पार्टीशन हो रहा है, कुछ ना कुछ खोना पड़ेगा, हमें क्या करना होगा। मतलब वो भी डाइसी थे बेचारे, लेकिन एक अफरा तफरी थी। लेकिन 1990 में लोग ये मान के बैठे थे अब तो भारत अपना देश है, जम्मू कश्मीर भारत का प्रदेश है, यहाँ से हमें कौन निकाल सकता है। लेकिन ये भारत की सेक्युलरिज्म की नाक के नीचे से हिंदू बाहर निकाले गए। अपने देश में लोग शरणार्थी होना, और फिर उन्हें गलत नाम से एड्रेस किया गया। टेक्निकली उनको कह दिया गया माइग्रेंट। माइग्रेंट आप उसको कहते हैं जो अपनी मर्जी से अपनी जगह छोड़ के जाता है, या जॉब्स के लिए। अभी जैसे कोविड हुआ था तो लोगों ने कहा था माइग्रेंट लेबरर। तो लोग लाइवलीहुड के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, लाइफस्टाइल के लिए जब छोड़ते हैं उनको माइग्रेंट्स कहते हैं। कश्मीर से जब, या 1947 में जो पीओजे की रेफ्यूजी मीरपुर, मुजफ्फराबाद, कोटली बाग से निकले, वो माइग्रेंट नहीं,
वो रेफ्यूजीज़ हैं और दे आर ऑल इंटरनली डिस्प्लेस्ड। इसके लिए टर्म है IDPs, इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल। इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल वो होते हैं जो अपने देश की सीमाओं के अंदर विस्थापित किए जाते हैं, वो अपनी बाउंड्री क्रॉस नहीं करते। इसके लिए IDP गाइडलाइंस हैं जो आज तक कभी इम्प्लीमेंट नहीं हुई, जेनोसाइड एड्रेस करने के लिए, रिवर्सल ऑफ जेनोसाइड एड्रेस करने के लिए। तो अपने देश पे शरणार्थी होना एक बहुत बड़ा कर्स भी होता है, और इससे पता चलता है कि नेशनल सिक्योरिटी कितनी सबवर्ट हो चुकी थी। और आज की डेट में आप मुझसे बात कर रहे हैं, मैं उस जनरेशन का सेकंड हूँ। मेरे फादर प्राइमरी थे, मैं 5वीं क्लास का स्टूडेंट था, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरी एज क्या रही होगी। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि ये चीज़ें जो है ये DNA में आ जाती हैं। और अब मेरे बाद फिर 90s की जनरेशन हुई, पोस्ट 90, फिर एक और चलेगी। तो कौन सी जनरेशन या एक्सोडस में, रिलीजियस क्लींसिंग में या जेनोसाइड में चल रही है? सो इट्स अ कंटिन्यूटी। और इसके लिए टाइम टू टाइम सबसे पहले इन चीज़ों को सॉल्व करने के लिए जो गवर्नमेंट होती है उसको चाहिए होता है कि एक्सेप्ट करना कि ऐसी ट्रेजेडी हुई है। जब आप ट्रेजेडी को एक्सेप्ट करेंगे एज जेनोसाइड, फिर आप उसके ऊपर कानून बना सकते हैं, लॉ बना सकते हैं, फिर आप उसके ऊपर बात कर सकते हैं कि भाई आपके साथ क्या हुआ। आप जब मानने को ही तैयार नहीं, ऐसा हुआ ही नहीं है, ये लोग माइग्रेंट हैं, मीन्स वॉलंटरली आए हैं, सो देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक देम अंडरस्टैंड। सो इसलिए प्रिवेंशन ऑफ जेनोसाइड एंड एट्रोसिटीज लॉ इज़ द प्राइमरी रिक्वायरमेंट। इससे सिर्फ पंडित का भला नहीं होगा, जितने भी लोग अपनी अपनी जगह से, जैसे 47 के रिफ्यूजी निकालेंगे, या अभी वेस्ट बंगाल में लोग निकल रहे हैं बाहर, या दिल्ली में भी पीछे हुआ था, तो कहने का मतलब इनसे सब का जो जेनोसाइड एड्रेस होगा। और दिस इज समथिंग विच इज़ फेसिंग इंडिया फेस टू फेस। सर, एग्जैक्टली जब एक्सोडस होने वाला था, आपकी फैमिली उसमें थी, आप थोड़ा इंसिडेंट बता सकते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या था? क्योंकि हमने जितना भी देखा है, मैंने या फिर बाकी सब जब बात करते हैं, हमने सिर्फ मूवीज़ में देखा है या सुना है। आप एग्जैक्टली बता सकते हैं आपकी फैमिली के साथ क्या हुआ? ये एक पर्टिकुलर फैमिली की कहानी नहीं है, इट्स द स्टोरी ऑफ ऑल 5 लाख पीपल, मान लीजिए जितने भी हैं, सबकी कहानी। अगर आप 5 लाख लोगों से बात करेंगे, इन फैमिली से बात करेंगे, सबकी ये कहानी है। और सबकी कहानी का कॉमन डिनोमिनेटर है कि कश्मीर की जो सोसाइटी थी, मेजॉरिटी सोसाइटी, उसने को एग्जिस्टेंस छोड़ दी थी। ठीक है, तो को एग्जिस्टेंस छोड़ दी थी, ये 90 की बात नहीं थी, इट डिडंट हैपन ओवरनाइट। ये हमारे बचपन में तो था ही था, हमारे पेरेंट्स के साथ भी था, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ भी था। मेरी ग्रैंड मदर वो मुझे सुनाती थी 1931 जब हुआ, 13 जुलाई, जब पूरी तरह से ये अब्दुल कदीर जो एक भाषण दे रहा था बाहर, ही वॉज सपोज टू बी अ प्लान फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस टू वर्क अगेंस्ट महाराजा। तो उसके बाद गोली चली क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हुई। तो उसके बाद जो वो मॉब था वो निकला, और जहाँ जहाँ पर कश्मीर में हिंदुओं के, चाहे वो खत्री थे जो ट्रेडर्स थे, 47 से पहले तो पूरी एक स्टेट थी जम्मू एंड कश्मीर, जिसमें मीरपुर, मुजफ्फराबाद, कोटली, जम्मू कश्मीर था ही था, पूरी प्रिंसली स्टेट थी। तो वो लोग हरी सिंह हाई स्ट्रीट में, महाराजा बाजार में, कनीकूट में लूट हुआ। इसको बट लूट भी कहते हैं। बट मीन्स कश्मीरी पंडित, क्योंकि संस्कृत में कश्मीरी पंडित के लिए वर्ड है बट, और कश्मीरी पंडित लेडी के लिए बटारिका, देवी का नाम है। तो कहने का मतलब ये है, तो इसको बट लूट मीन्स कश्मीरी पंडितों का लूट के नाम से जाना जाता है। उसमें रेप, मोलेस्टेशंस, सेक्सुअल हरासमेंट्स, ये सारी बातें हुई। कुछ लेडीज़ को तो तब उठा के लेके उनका आज तक नामो निशान नहीं पता चला। ये तो 47 में भी हुआ। कुछ भाई वहाँ रह गया, बहन यहाँ आ गई, या बहन वहाँ रह गई, वो कन्वर्ट हो गई, भाई यहाँ आ गया, फैमिली, इस टाइप की बातें हुई। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये सिचुएशन तब से ब्रिव हो रही थी, और इसके पीछे जो, तब तो 47 में पार्टीशन भी नहीं हुआ था, ये 31 की बात कर रहा हूँ। और उस टाइम में बरजोर दलाल रिपोर्ट बनाई गई, और वो उसको मैंने रिव्यू किया है। बरजोर दलाल रिपोर्ट में बड़ा क्लियर एविडेंस है कि रीडिंग रूम पार्टी कश्मीर में थी, और जम्मू में यंग मैन मुस्लिम एसोसिएशन थी। इनको जोड़ के मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बनाई, जो बाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस बनी, जिसको शेख अब्दुल्ला ने बाद में लीड किया। पहले मौलवी यूसुफ शाह वगैरह वो पाकिस्तान चले गए। तो कहने का मतलब इसके पीछे अजीब सी बात है। इसको ऑर्केस्ट्रेट करने वाले, मैं मॉडर्न टाइम की बात कर रहा हूँ, पुराने इन्वेजन्स की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। तो राजतरंगीज में मैंने कहा अभी जॉन राज की राजतरंगी श्रीवर उसमें है, लेकिन ये महाराजा के टाइम की अब बात कर रहा हूँ, जब अब प्रिंसली स्टेट बन चुका था। तो उसमें उन्होंने क्या किया, इनको सपोर्ट कहाँ से थी?
ये सपोर्ट सारी पंजाब साइड से होती थी। उसमें अहरास, अहमद यास, उन्होंने कश्मीर कमेटी बनाई थी क्योंकि इंडिया में मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन की ओर बढ़ रहा था काम, और उसमें बड़े सारे लोग, जिसमें आप लोग सुन के हैरान हो जाएंगे, बड़े लोगों को पता नहीं है, मोहम्मद इकबाल, जिनको सर मोहम्मद इकबाल कहते हैं, जिन्होंने, लोग कहते हैं कि एक सॉन्ग लिखा जो आजकल इंडिया में भी गुनगुनाते हैं लोग, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। कितने लोगों को पता है कि इकबाल इज़ द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान मूवमेंट, ही गेव द कंसेप्ट ऑफ इस्लामिक होमलैंड, ठीक है। तो उसी को जिन्ना ने आगे फ्रैक्टिफाई किया। कितने लोगों को ये पता है कि इकबाल ने ही सॉन्ग लिखा, मुस्लिम हैं हम सारा जहां हमारा। लोग, ऐसी पैराडॉक्सिकल बातें हैं जिसमें सच छुपाया जाता है। इसके कारण ही वॉज द पैट्रन ऑफ कश्मीर कमेटी, उसके थ्रू ये सारी बातें हुई। ही वॉज वन ऑफ द ऑर्गेनाइजर्स, Muhammad Iqbal, Dr. Muhammad Iqbal, though he was a very good philosopher, very good scholar, but his only criteria was to create the Islamic homeland where और उसके बाद ये वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ, क्योंकि लोगों को ये मानना था कि एक हिंदू रूलर है, वहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, तो वहाँ पर मुस्लिम्स, ये पाकिस्तान में जाना चाहिए आने वाले टाइम में। तो वहाँ से ये चीज़ें चलती गई। जब 40s का दौर आया तो मुस्लिम लीग बन चुकी थी, तो कश्मीर कमेटी काम कर रही थी, ये सबवर्शन चलता गया और कश्मीर में भी चला, और इन्फिल्ट्रेशंस होना शुरू हुई, और कुछ ना कुछ होता रहा। और 47 में जो हुआ वो रातों रात में नहीं हुआ, मई, जून, जुलाई, अगस्त में भी इन्फोर्समेंट्स थी, और लोगों ने कभी भी इस बात को बाहर नहीं आने दिया, क्योंकि लोगों ने डाउन प्ले किया न्यू दिल्ली में कि ऐसा भी कुछ होगा। तो आहिस्ता आहिस्ता ये जो चीज़ डेवलप हुई, फिर JKLF की फॉर्मेशन आगे चल के हुई 60s में, और वहाँ से फिर जिसमें अमानुल्लाह खान, मकबूल भट्ट, ऐसे लोगों का नाम आता है। तो उन लोगों ने, जिसमें इनकम्बेंट लोग जो आजकल मेन स्ट्रीम में आए, वो सारे हाफ सेपरेटिस्ट हैं। दूसरी बात ये थी कि जैसे लैंड टू टिलर हुआ कश्मीर में, वो भी हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम में, जहाँ हिंदू लैंड लॉर्ड्स थे उनको विदाउट कंपनसेशन उनसे ज़मीनें ली गई। जम्मू में भी आरएसपुरा वगैरह में हुआ, इट वॉज सेम। और उसके बाद ये प्रोसेस शुरू हुई रिलीजियस क्लींसिंग की। और रिसेंटली 1986 में, बड़े कम लोगों को पता है कि अनंतनाग मैसेकर हुआ जी। 1986 में पहली बार हिंदुओं के साथ वहाँ पर फोर्स्ड उनके पर अटैक्स हुए, वी कैन से सैक्रिलेज ऑफ टेम्पल्स हुई। नागबल करके एक वहाँ पर स्प्रिंग है, उसमें बीप डाला गया, और उसके बाद वहाँ पर लोगों का रहना मुश्किल हो गया। फिर भी 86 से लेकर 90 तक लोगों ने टॉलरेट किया, कोई सोल्यूशन, मतलब ऐसा नहीं, सिचुएशन ऐसा पीसफुल नहीं था। अगर मुझे कोई कहे कि क्या हो रहा था, लोग वहाँ, कश्मीरी पंडित रह नहीं रहे थे, वो सह रहे थे। मैं कोट अनकोट कहूँगा, वो रह नहीं रहे थे, वो सह रहे थे। इट वॉज जेनोसाइडल एट्रिशन। और 90 में फिर क्लाइमैक्स हो गया, क्योंकि 90 में क्या हुआ, जितने भी ये आम लोग थे, चाहे वो JKLF के लोग थे, बिल्कुल वो लोग इन्फिल्ट्रेट कर गए स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में, इंटेलिजेंस में, और इवन एकेडमिया में, और डिफरेंट पब्लिक लाइफ में, और सारी इन्फॉर्मेशन पास हो गई थी। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन सारी ज़ीरो हो चुकी थी। हम लोग बिल्कुल सिटी में रहते थे, श्रीनगर सिटी में, बिल्कुल रोड पर मकान था, खिड़की खोलना 3 महीने के लिए नदारद हो गया था। सामान कैसे आता था, गलियों के पीछे से जाते थे दूध या सब्जियां लेने, तो सामने फायरिंग्स होती थी, बम ब्लास्ट होने शुरू हो गए थे, क्रैकडाउन्स होते थे। लाइट तो कश्मीर में वैसे ही बंद होती थी ठंड के कारण, क्योंकि बर्फ गिरती थी। सो स्कूल्स का होना ना होना एक जैसा था। और पोस्टर्स लगते थे घरों के बाहर। अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई था, चाहे कोई हिंदू पुलिस में है, CID में है, किसी सेंट्रल सर्विसेज में है, उसके घर के बाहर पोस्टर लगने शुरू हो गया, आप निकल जाओ वरना आपको मार देंगे। बिकॉज टू वर्क इन इंडियन गवर्नमेंट वॉज कंसिडर्ड टू बी ए ब्लास्फेमी। और दूसरी बात, अगर कोई मुस्लिम इंडियन गवर्नमेंट की सर्विस करता था, उसको नहीं मारा जाता। लसा पोल दूरदर्शन के डायरेक्टर थे, उनको मारा गया बिकॉज ही वॉज ए हिंदू। किसी मुस्लिम को नहीं मारा गया, क्योंकि वो इन्फॉर्मर्स का काम करते थे। क्योंकि कश्मीरी पंडित इन इंडिया वॉज कंसिडर्ड टू बी द साइन ऑफ इंडियननेस। अगर कश्मीरी पंडित को मारोगे, न्यूज़ बनेगी, इंडिया के ऊपर चोट होगी। दैट वॉज वेरी क्लियर। उसके बाद हिजबुल मुजाहिदीन आया, दैट वॉज डायरेक्टली स्पॉन्सर्ड बाय पाकिस्तान, क्योंकि JKLF का क्रेडिट था कश्मीर को इंडिपेंडेंट करना, इस्लामिक स्टेट बनाना है। तो पाकिस्तान चाहता था कि इस्लामिक स्टेट तो बने, लेकिन पाकिस्तान के साथ आए, तो उन्होंने दूसरा ग्रुप खड़ा किया, हिजबुल मुजाहिदीन। तो ये चीज़ें चलती रहती थी। और कश्मीर में यूजुअली लोग आज़ाद कश्मीर रेडियो सुनते थे, वहाँ का प्रोपेगेंडा सुनते थे, या फिर पाकिस्तान रेडियो सुना जाता था। जो वहाँ से डिक्टेट्स होते थे वही इम्प्लीमेंट होते थे।
फ्राइडे को मॉस्क में सारा कंग्रेगेशन होता था, वहाँ से प्लान्स होते थे। अब इसमें एक और चीज़ है, 19 जनवरी मुझे याद है 1990 का, हम लोग खाना वगैरह खा के कोई 9-10 बजे सोने ऊपर वाले कमरे में चले गए थे, सेकंड फ्लोर में। ठंड तो थी ही थी। अचानक हमने नारेबाजी सुनी, बहुत शोर सुना, ऐसे लग रहा था कि बाहर लोगों के हजूम चल रहे हैं। उन दिनों फ़ोन्स वगैरह भी नहीं होते थे। आई हैव अ विविड मेमोरी, आई वॉज अ 4th क्लास स्टूडेंट। तो कहीं कहीं पर किसी किसी घर में मोहल्ले में अगर एक लैंडलाइन होता था तो उस पर ही फ़ोन आते थे, सारे फ़ोन उसी पर रिसीव होते थे। ना मोबाइल का पता होता था, ना कुछ, टीवी की तो बात ही नहीं। दूरदर्शन 12 बजे 9-10 बजे 12 बजे बंद होता था, केबल टेलीविज़न का तो ज़माना था नहीं। तो सुबह अखबार में ही पता लगता था। तो इन दैट सेंस उसमें उस रात को लोग हजूम के हजूम निकले, मशाले लेके निकले, और एकदम से मॉस्क से इतना शोर आना शुरू हुआ, यहाँ क्या चलेगा, निज़ाम मुस्तफ़ा, हम क्या चाहते, आज़ादी, कश्मीर में रहना होगा, ला इला कहना होगा, इस तरह की बातें। आया आया लश्कर आया, ए काफिरो ए जाबरो, कश्मीर हमारा छोड़ दो, इन नारे हमारे, नारा तकबीर, अल्लाह अकबर, इस टाइप के नारे लगते थे, वो लगे उस टाइम में। दे आर ऑल। उसके बाद जब ये सिलसिला हुआ, पूरी रात लोग सो नहीं सके, और बाहर बिल्कुल सिविल कर्फ्यू तो था पहले, पुलिस का कोई पता नहीं, पैरामिलिट्री फोर्सेस का कोई पता नहीं, ये गलियों से लोग कहाँ से निकल रहे थे, हम बिल्कुल खिड़कियों से देख रहे थे, बच्चे थे, ये 12-1-2 बजे तक, और बाहर इतना शोर, ऐसे लग रहा था कि लाखों लोग मस्जिदों में कूद पड़े हैं लाउड स्पीकर्स पे। सुबह जब पेरेंट्स वगैरह ऑफिस गए या बाहर, वहाँ पता लगा कि भाई हमारे यहाँ भी ऐसा हो रहा था, हमारे यहाँ भी, मतलब 10 डिस्ट्रिक्ट कश्मीर के हर डिस्ट्रिक्ट में यही हुआ था। अब इम्पॉर्टेंट बात ये है, और किश्तियों में लोग तैर के ये नारे लगा रहे थे, घाटों को पार करके। तो 19 जनवरी की रात एक टाइम में सारी मस्जिदों से ही हुआ, जिस टाइम कम्युनिकेशन का बूम नहीं था, डिजिटल टेक्नोलॉजी नहीं थी, फोन्स बड़े कम थे, ये कैसे हो पाया? उसमें बड़ा क्लियर था कि अब कश्मीर छोड़ दो। उसके बाद ही लोग थोड़े से नर्वस होना शुरू हो गए, और इसमें इंक्वायरी ज़रूर होनी चाहिए कि ऐसे तो कश्मीर में जब ठंड होती है लोग घरों से निकलते नहीं, और कश्मीर में ज़्यादा चोरियां ठंड के महीने में ही होती, ठंड के सर्दियों में ही होती है। ये लोग, लाखों लोग गाँव में, शहर में बाहर आए, घर छोड़ के आए। मैं कहूँगा कि पुलिस रिकॉर्ड्स चेक करने चाहिए, इंटेलिजेंस रिकॉर्ड्स। क्या इस दिन कोई FIR चोरी की हुई है कहीं कश्मीर में? कहीं नहीं। इसका मतलब ये वेल प्लान था, सब लोगों को कहा गया था टू हैव टू कम एन मास टू शो द सॉलिडारिटी, टू वर्क फॉर द सबवर्शन ऑफ कश्मीर। तो ये चीज़ें जो हैं, उसके बाद निकलना शुरू हुए लोग। उससे पहले ही टिकालाल टपलू की किलिंग हुई। ही वॉज वन ऑफ द प्रोमिनेंट कश्मीरी पंडित लीडर्स। ही वॉज ऑल्सो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी एट दैट टाइम। ही वॉज अ सोशल वर्कर ऑल्सो। उसको अपने ही मोहल्ले में मार दिया गया। लोगों ने कहा जब टिकालाल टपलू सुरक्षित नहीं तो बाकी कैसे होंगे? उसके बाद और भी मारे, गैंग रेप्स हुए। सरला टिक्कू, गिरजा भट्ट, उनकी बॉडीज़ को, गिरजा भट्ट की तो बॉडी को रेप करने के बाद, गैंग रेप करने के बाद 2 लिम्स को ऐसे अलग करके फेंक दिया गया रास्ते में। इसको क्या कहेंगे? इसको जेनोसाइड नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? और उसके बाद कहीं लेडीज़ का तो पता ही नहीं चला। सो सेम थिंग इट हैज़ टू बी नोटेड। RA में, बेंडसा मशीन में एक फीमेल को आपने मॉलेस्ट किया है, रेप किया है, उसको मशीन पे लिटा के 2 पीस उसके फेंक के बाहर फेंक देंगे, तो क्या सिग्नल था? व्हाट वाज दिस? क्या इसको हम कहेंगे कि कोएग्जिस्टेंस था? दे रिजेक्टेड द कोएग्जिस्टेंस। तो इन हालात में लोग जब यहाँ आए तो कोई अरेंजमेंट नहीं था, जिसको जो मिला उसमें, कोई अटैची उठा के आया, कोई ट्रंक उठा के आया, किसी को लगा थोड़ा और सामान उठा लिया। लोग, ट्रक्स मिलना मुश्किल हो गया था, क्योंकि अफरा तफरी थी, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। बेटा चला गया, बाप को नहीं पता बेटा कहाँ है। मोहल्ले में एक पड़ोसी निकल रहा, दूसरा कहाँ, कोई पता नहीं चल रहा। तो जब हाईवे पर चलते थे, पीछे देखते थे लोग, कोई टैक्सी में जा रहा है, कोई कार में आ रहा है, कोई ट्रक में आ रहा है। जाना कहाँ? जम्मू जाना है। क्यों? जम्मू स्टेट का पार्ट है, एटलीस्ट सेफ है। वहाँ पहुँचे तो गीता भवन पहुँचे लोग, परेड ग्राउंड में लोगों की लाइनें लगी। जाना कहाँ? कोई इंतज़ाम नहीं। उस टाइम में एक ऑर्गेनाइजेशन सोशल लेवल पर बनी, जम्मू कश्मीर साहित्य समिति। उन लोगों ने फिलैंथ्रोपिक वर्क किया और मेकशिफ्ट थोड़े टेंट्स वगैरह लगाए। उसके बाद लोग कहीं ना कहीं कमरे ढूंढते रहे। उसके बाद मुट्ठी वगैरह में बिल्कुल नालों के किनारे कैंप लगाए गए, और जो बरसात में बह जाते थे। बच्चों की पढ़ाइयाँ वहाँ हुई। इसी तरह से सिलसिला चला, एंड दीज कैंप्स पर लेटर ऑन शिफ्टेड टू जगती, जो 1 रूम टेनामेंट्स हैं, सैटेलाइट टाउनशिप जिसको कहते हैं। दिस इज, और कुछ लोग अब रेंटेड एकोमोडेशन में, कुछ लोगों ने घर बना लिए, कुछ इंडिया में स्कैटर हो गए, कुछ बाहर। सो दिस इज द स्टोरी इन ब्रीफ। ओके। 1947 में जो हुआ था, बीइंग फ्रॉम द
बोल सकते हैं रेफ्यूजी फैमिली, आई कैन रिलेट। सर सुनना बहुत मुश्किल है जो आपके साथ हुआ। आप लोगों को कैसे पता था सिर्फ जम्मू में ही आना है और जम्मू में कोई रहने का ठिकाना नहीं था? आपको रातों रात, मतलब कश्मीरी पंडित्स को रातों रात निकलना पड़ा और कुछ भी नहीं है, ना आगे ना कुछ पीछे। आप उस डे का, जिस दिन ये फाइनल कॉल हुआ कि अब निकलना है, फोर्सफुली या फिर अनफोर्सफुली, आप उसका थोड़ा ब्रीफ मेमोरी अगर। देखिए, जम्मू के बारे में ये था कि एक तो नेशनलिस्ट जगह है, लोग नेशनलिस्ट हैं, और दूसरी बात ये है कि मैक्सिमम जो लोग थे एम्प्लॉयज़ थे किसी न किसी लेवल पर। कुछ जो ट्रेडर्स थे कुछ रुक भी गए बेचारे, कुछ निकल गए। लोगों ने सबसे पहले यही सोचा कि जम्मू क्लाइमेट वाइज थोड़ा सा सर्दी का मौसम था, तो 2-3 महीने के लिए जाएंगे तो सर्दी के दिन निकल जाएंगे, उसके बाद हम वापस आ जाएंगे, हालात शायद ठीक हो जाएंगे। मतलब लगता था कि हम वापस आएंगे। हाँ, लोगों ने ये सोचा नहीं था, क्यों तभी तो सामान नहीं ले गए, कोई प्लानिंग नहीं थी कि विद इन 1 और 2 मंथ्स हालात ठीक कर लिए जाएंगे और हम वापस आ जाएंगे। टाइम बिंग जम्मू एंड कश्मीर एक स्टेट है, क्योंकि हम स्टेट के एम्प्लॉई हैं। अगर यहाँ पे नहीं निकलेगी, ये स्टेट का पार्ट है, वहाँ दिल्ली जाएंगे तो वो स्टेट दूसरा है, यूनियन टेरिटरी दूसरी, वहाँ पे नहीं निकलेगी। कम से कम यहाँ 1-2 महीने रुकेंगे तो शायद बच्चों की पढ़ाई, दवाई और क्लाइमेट जो है, वहाँ ठंड है, यहाँ थोड़ा मौसम ठीक होगा, गर्मी से पहले पहले वापस आ जाएंगे, यही दिमाग में था। और लोग नेशनलिस्ट हैं तो शायद इस करके हमारी बात समझेंगे। ओके। सर जब यहाँ पे रहने का कुछ प्लान नहीं था, ऐसा माना जाता है कि कुछ लोग कैंप्स में रहे और अभी तक, जैसे हम मुट्ठी की बात करते हैं, वो एरिया ही मुट्ठी कैंप भी है, तो अभी भी लोग कैंप्स में रह रहे हैं। हाउ पीपल सर्वाइव इन दोज ईयर्स बोल सकते हैं या मंथ्स बोल सकते हैं? दैट वाज अ स्ट्रगल विदाउट एनी प्लानिंग। जब आप कहीं जाते हैं तो आपके पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम लाइवलीहुड की होती है, और लोग जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ भी थे उनकी तनख्वाह कम से कम 6 महीना 1 महीना बंद ही रही, क्योंकि द सिस्टम वाज नॉट सो ईजी। और जो बच्चे, मतलब जो मेरे से बड़े थे, मैं तो 5th क्लास का स्टूडेंट था, प्राइमरी स्कूल का स्टूडेंट था, लेकिन कुछ बच्चे मेरे से बड़े भी थे, कुछ कॉलेजेस में थे। एग्जैक्टली। उनके लिए कैंप कॉलेजेस का इंतज़ाम किया गया, बड़ी लेट, लेकिन पहले नहीं थे। उसमें जो डिग्री आपकी 3 साल की होती थी, वो कश्मीर यूनिवर्सिटी रिजल्ट निकालती थी। आउट ऑफ एनिमोसिटी कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, वो डिग्री बच्चों की 6 साल में कंप्लीट होती थी, वो रिजल्ट नहीं निकलता था आसानी से। सो एक तो वो था, वो एक फ्रस्ट्रेशन डेवलप हुआ उस यूथ में, नौकरी के लिए भी प्रॉब्लम थी। कुछ लोग साइकोलॉजिकल डिप्रेशन में चले गए जो एल्डरली थे, जैसे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स। मेरी ग्रैंड मदर, शी पास्ट अवे विद इन, हम शिवरात्रि मनाने के बाद आए होंगे और यहाँ होली का त्यौहार लगभग शुरू हो गया। बच्चे यहाँ गुब्बारे वगैरह फेंक रहे थे, कलर से खेल रहे थे, जब हम उधमपुर क्रॉस कर रहे थे ट्रक में। हम एक ही ट्रक में 5-6 घर थे और एल्डरली लोगों को आगे बिठाया था, मैं भी अपनी दादी के साथ बैठा था। तो कहने का मतलब है, ऐसी सिचुएशन में ये सारा जो सिस्टम था, पढ़ाई का पता नहीं था, और जो एल्डरली थे वो, मेरे को लगता है कि वो जून में शी एक्सपायर्ड, June 25, 1990 शी पास्ट अवे। शी कुड नॉट विद होल्ड, क्योंकि न तो फैन का इंतज़ाम था, न कूलर का एक कमरा, और उसके बाद दवाइयों का पता नहीं, फादर की पे नहीं थी, और हर किसी की कहानी मांगना किससे था, पूछना, क्योंकि सबकी हालत एक जैसी थी, और अनजान शहर में आप किससे बात कर सकते थे। तो उसके बाद लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता, जम्मू की एक सपोर्ट रही, इस बात को एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि जम्मू ने शरणागत वत्सल सतली का काम किया। जैसे उसने 47 के रेफ्यूजीज़ को जगह दी, 1990 के कश्मीरी पंडित रेफ्यूजीज़ को एकोमोडेट किया, इन स्पाइट ऑफ द लिमिटेड रिसोर्सेज कैरिंग कैपेसिटी के। लोगों ने घर और दरवाजे भी खोले, अदरवाइज जिनके पास जगह नहीं थी उन्होंने भी एकोमोडेट किया। तो इट वाज ऑल सपोर्ट ऑफ द सिविल सोसाइटी ऑफ जम्मू, डोगरों का जो सपोर्ट रहा, दैट वाज प्रिडोमिनेंट। और उसके बाद दूसरी बात जो रही, लेकिन जो अपने लेवल पर प्रॉब्लम थी सस्टेनेंस की, उसमें ये रहा, कैंप्स में लोग जाना शुरू कर गए, टारपोलिन के कैंप से कैनवस के, वो कितने टिकते कितने नहीं। कई किराए के मकानों में कोई किसी का रिश्तेदार मिल गया, कोई फ्रेंड मिल गया, कोई पता नहीं था। गीता भवन में लोग, आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक बड़े हॉल में 15 फैमिलीज, 20 फैमिलीज, बीच कोई प्राइवेसी नहीं है, एक पर्दा, फिर दूसरा पर्दा, फिर तीसरा पर्दा, इसमें एक एक फैमिली, न्यूली मैरिड कपल्स हैं या एल्डरली, सारे इकट्ठे हैं। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि साइकोलॉजिकल डिप्रेशंस हुए, मोर्टेलिटी रेट गिर गई, फर्टिलिटी रेट गिर गई, देयर वर साइकोलॉजिकल डिजीज़, स्ट्रेस रिलेटेड डिजीज़, डायबिटीज़ स्टार्ट हो गया। उसके बाद
liver problems, kidney problems, these became very common. And most of the first casualty was the elderly people, those who were above 60. वो casualty, उसके बाद बच्चे सनस्ट्रोक वेयर नहीं कर पाए क्योंकि अरेंजमेंट नहीं, ना आपके पास कूलर है, ना आपके पास फैन है, ना दवाई है, उसके बाद पैसे का पता नहीं सुबह आप खाएंगे कि शाम को क्या मिलेगा. एक एजुकेटेड कम्युनिटी जिसकी लिटरेसी रेट 100% है, दैट वाज ऑन रोड्स ओवरनाइट. और it was, you can say, and the India remained silent, Indian state remained silent. और वो भी कोई आज़ादी की लड़ाई नहीं चल रही थी. इंडिया एक नेशन है, पूरा एक भारत है, उसमें एक पूरा सेगमेंट बाहर था. तो ये डिप्रेशंस होने शुरू हो गए, लोगों की डेथ्स मैक्सिमम. हर बार क्या होता था, हर हफ्ते जम्मू में मैंने खुद देखा है कि हर घर में कोई ना कोई डेथ होती थी. जम्मू के शमशान घाट भरे पड़े हैं और वहाँ पर लोगों की चिताएं जल रही थी. लोगों के पास अंतिम संस्कार करने के लिए रिसोर्सेज नहीं थे. ये हालत थी. यंग लोगों की डेथ हुई. मुझे याद है गीता भवन में एक लेडी, बिल्कुल एक रिलीफ का ट्रक आया, वहाँ से सब्जी लेना चाहती, हमारे मोहल्ले की थी, उसे सनस्ट्रोक आया, वहीं गिर गई एंड शी पास्ड अवे. बिकॉज क्या था, बच्चों को खाना देना था, उसके लिए कुछ सब्जी मिल रही थी, उस सब्जी के लिए लाइन में लगी, कड़ाके की धूप में, जून जुलाई की धूप में, शी सफर्ड सनस्ट्रोक एंड शी पास्ड अवे ऑन स्पॉट. ये हालत थी. ये फिर बिच्छू सांपों का कंडी इलाका था, कोई पता नहीं था लोगों को. उनको ऐसी जगहों पर कैंप लगाए गए, बटल बलियाँ, आपका कैंप रोड नीचे, फिर यहाँ मुट्ठी था. ये सारी जगह पर जब कैंप लगे, वो सारे नालों के किनारे, कंडी इलाके में, नेचुरली वहाँ पर अनइनहेबिटेड एरियाज थे, मतलब कपड़े के टेंट थे, वहाँ पर वो कैजुअलिटीज़ होती थी. सो फिर एजुकेशन का मसला रहा. तो अल्टीमेटली लोगों ने दे स्टार्टेड टू बाउंस बैक विद देयर रेसिलियंस. अगर उनके पास एजुकेशन ना होती तो आई सपोज दैट द कम्युनिटी वुड हैव बीन बेगिंग, बट एजुकेशन सेव्ड देम. देयर वाज अ मोटिवेशन. पेरेंट्स ने बहुत सेक्रीफाइस दिया. वो खाते थे या पीते थे, उनके पास पैसा था, लेकिन बच्चों की एजुकेशन के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं किया उन्होंने. और आज की डेट में वी आर प्राउड टू से दैट कश्मीरी पंडित्स आर स्प्रेड globally and they are doing better and they are educating the world about the real Kashmir problem. What is the problem in Kashmir? Problem in Kashmir is of desanskritization, erosion of Indian values and Indic civilization system from Kashmir. जब ये चीज़ आनी शुरू हुई तो नेचुरली इसका जवाब लोगों ने हथियार से नहीं दिया, उन्होंने एजुकेशन और नॉलेज से दिया. They educated the world community and India at large. The problem in Kashmir is that of jihad. It's not a law and order problem. सर, जब ये सब हो रहा था, डू पंडित्स वांट टू गो बैक टू कश्मीर दैट टाइम, क्योंकि उनको वहाँ से भी जो सेटबैक मिला था वो वापस बसना चाहते थे उस टाइम पे वहाँ पे, या फिर दे वांटेड टू सेटल इन जम्मू? देखिए, अगर वो वहाँ से परमानेंटली निकलना चाहते तो शायद मुझे लगता, बड़ी सिंपल सी बात है, ग्लेमैन की तरह अगर बात करेंगे वो सारा सामान उठा के आ जाते एट दैट टाइम. क्योंकि वो ऐसा अरेंजमेंट करते, अगर उनको पता होता कि अगर उन्होंने निकलना है, रातों रात नहीं निकलते, प्लानिंग से निकलते. प्लानिंग कैसे होती? क्योंकि इट वॉज ए कैलामिटी. जैसे फ्लड आता है, अर्थक्वेक आता है, वो नेचुरल कैलामिटी है. What happened to Kashmiri Pandits in 1990, that was a genocide. It was a man-made calamity inflicted by the paramilitary society of Kashmir, paramilitary majoritarian society of Kashmir. तो कहने का मतलब ये है वो यही उम्मीद में थे कि 3 महीने लगेंगे, 4 महीने लगेंगे, उसके बाद जाएंगे. वो 4 महीने, 3 महीना 32 साल में कन्वर्ट हो गए. उसके बाद लोग कहना ये पसंद करते हैं कि भाई अब आपने क्या करना है, जाके नहीं जाना. लेकिन आप ये भी समझो, इन 3 महीने की जगह जब 30 साल हुए, लोगों के बच्चे भी बड़े हुए, लोगों की नीड्स बढ़ी. कुछ उसमें बिजनेसमैन थे जिनके पास कोई परमानेंट ऐसा इनकम तो था नहीं. उसमें भी 2 क्लासेस हैं, मैं आपको बता दूं. एक गलत बात ये भी फैलाई जाती है, कश्मीरी पंडित रिलीफ ले रहे हैं, उसमें 2 क्लासेस हैं. एक वो क्लास है जो प्राइवेट क्लास था, जो बिजनेसमैन था या एग्रीकल्चरिस्ट था, ही वॉज एंटाइटल्ड टू बोथ कैश रिलीफ एंड एकोमोडेशन. दूसरा एक क्लास था जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, ही वॉज नॉट एंटाइटल्ड टू बोथ. फिर कॉमन क्या था? रजिस्ट्रेशन होती थी, जिसको डी फॉर्म नंबर कहते हैं, वो हर किसी का है, चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं या प्राइवेट सेक्टर में काम करते थे या एंटरप्रेन्योर थे या एग्रीकल्चर थे या शॉपकीपर थे, आपकी रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट करती थी. ये परिवार कश्मीर से आए हैं, उनका नंबर है. फिर उस राशन कार्ड पर लिख दिया जाता था प्राइवेट. उसका मतलब ये आदमी प्राइवेट काम करता था, ही कैन अप्लाई फॉर दिस कैश रिलीफ एंड अदर. दूसरे पर लिखता जाता था गवर्नमेंट सर्विस या गवर्नमेंट एम्प्लॉई, वो उसका रजिस्ट्रेशन कार्ड था. वो नॉर्मल उस पर राशन, जैसे नाम लोग जम्मू के ले सकते हैं, कॉस्ट दे के ले सकता था,
उसको कंसिडर किया जा सकता था कि ये कश्मीरी पंडित रेफ्यूजी है, दैट्स उसकी रजिस्ट्रेशन थी, लेकिन उसको उस पर कोई बेनिफिट नहीं मिलता था। ये दो चीज़ें थी। तो कहने का मतलब ये है कि जाना नहीं जाना, अब ये हैंड टू माउथ जब लिविंग स्टार्ट हुई, किराए के मकानों में रहना या मेक शिफ्ट में रहना, तो उसमें बच्चे भी बड़े हुए। उसके बाद कईयों की मतलब घरों में बेटियों की शादी है, बच्चों की पढ़ाई है। कई लोगों ने ये शुरू कर दिया, जो कश्मीर में मकान थे उनको बेचना शुरू कर दिया, क्योंकि वहाँ से लोग जब 10 साल 5 साल पहले लोगों ने नहीं किया, 5 साल तक रहा, तो कोई गवर्नमेंट की ओर से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं हमारे ऊपर, छोड़ दिया गवर्नमेंट ने। तो हमारे पास मेन स्टे क्या, वो प्रॉपर्टी बेच के बच्चों का देख लेते हैं कुछ। तो वो जब वहाँ से कश्मीर से लोगों ने आना शुरू किया, जो मुस्लिम्स थे, नेबर्स थे या कोई भी थे, भाई आपका मकान है, चलो अब तो आप आओगे नहीं, आप बता दो क्या करना। कई लोगों के मकानों में आग लगा दी गई, कई लोगों के मकानों को ज़बरदस्ती कैप्चर किया गया, एनक्रोचमेंट्स हुई, कईयों के केस आज भी चल रहे हैं, हमारे मकान छोड़ दीजिए, दुकानें छोड़ दीजिए। तो उसमें लोगों ने कहा बेटर ये है कि ये जो रोज़ रोज़ की सिरदर्दी है, जो मिल रहा है वो रख लेते हैं। करोड़ों की प्रॉपर्टी में कुछ लाखों में चली गई, हज़ारों में चली गई 3-3 मंजिल के मकान। इसको हम डिस्ट्रेस सेल कहते हैं। और उस डिस्ट्रेस सेल में जब सारा चला गया, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि वो उस गली मोहल्ले में जाएगा? या तो आग में जलाया गया, या कब्ज़ा किया गया, या लोगों ने मजबूरी में बेच दिया। तो वो न मोहल्ले रहे, न वो इलाके रहे। तो कश्मीरी पंडित को आप बसाओगे कहाँ? और फिर जब रोज़ बातें सुनने को मिलती हैं, हम कश्मीरी पंडितों के लिए हालात ठीक हो रहे हैं, वो अपने अपने घरों में जाएंगे। वो अपने घर मुझे बता दे कोई कहाँ है। आपको कश्मीरी पंडित को अगर बसाना है, उसके लिए एक इकोसिस्टम खड़ा करना पड़े। वो 90 से पहले अपने मोहल्ले में रह रहा था, अपने घर में रह रहा था, उसके पास नौकरी भी थी, उसके पास पढ़ाई भी थी, उसके पास बिजनेस भी था। न तो वो नौकरी के लिए बाहर निकला, न वो बिजनेस के लिए निकला, वो जान बचाने के लिए निकला। तो इसलिए आपको ये समझना पड़ेगा, इंडियन स्टेट को समझना पड़ेगा कि एक इकोसिस्टम कश्मीर में क्रिएट करना पड़ेगा, जहाँ पर आपको कश्मीरी पंडित को वो जगह देनी पड़ेगी जहाँ पर कम से कम उसके पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, रिलीजियस और इकोनॉमिक राइट सुरक्षित। आप कश्मीरी पंडित को उस व्यवस्था में नहीं बेच सकते जो 90 से पहले थी। अब वो भी नहीं रही, 3 जनरेशन्स बदल चुकी। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने उसकी ज़मीन, उसकी प्रॉपर्टी, उसके मंदिर एनक्रोच कर लिए, ख़त्म कर लिए, उनको डिस्ट्रॉय कर लिया, उनका क्लेम नहीं बनता। इसका इलाज यही है कि आपको वहाँ एक एरिया डिमार्केट करके उनको एक इकोसिस्टम, वो मोहल्ले फिर से, जहाँ पर कश्मीरी पंडित एज अ ग्रुप रह सकें। पहले वो कश्मीर में उनकी पॉपुलेशन 3% ऑफ कश्मीर पॉपुलेशन है। अगर कश्मीर में जितनी भी पॉपुलेशन है उसमें से कॉन्स्टिट्यूट कश्मीरी पंडित 3% करता है। वो 3% 90 से पहले पूरी वैली में स्प्रेड था, कहीं 10, कहीं 20, कहीं 100, और उसके बाद भी वो नहीं टिक पाया। अब वो कैसे टिकेगा जब न उसके घर, न मकान, न कुछ बचा हुआ? You will have to create a socio-political system where Kashmiri Pandit will decide his own destiny. अब तो 370 भी ख़त्म हो गया, इसलिए आपको उसको कॉन्स्टिट्यूशनली एम्पावर करना होगा। सबसे पहले आप कश्मीरी पंडित का जेनोसाइड रिकॉग्नाइज करिए। आप तो अभी मानने के लिए तैयार नहीं है। फिर कश्मीरी पंडित से ये पूछना, आप जाना चाहते हैं कि नहीं? अगर उसके ऊपर जेनोसाइड हुआ है, आपने उसका जेनोसाइड एड्रेस नहीं किया, फिर आपको कहते हैं चलिए, तभी तो माइग्रेंट रूल्स टर्म दे दी ना कि अपनी मर्जी से आया, वो तो जेनोसाइड विक्टिम है। आप मानिए जेनोसाइड हुआ है, जिन्होंने मारा है, जिन्होंने लूट मार की है, उनके ऊपर न्यूरेमबर्ग टाइप ट्रायल्स करिए। जैसे जीव्स के साथ जेनोसाइड हुआ, उसके बाद न्यूरेमबर्ग ट्रायल्स हुई, जो जो उसमें इन्वॉल्व पाए गए उनके ऊपर ट्राइब्यूनल्स लगे, वैसे ही होना चाहिए। सबसे पहले तो जेनोसाइड रिकॉग्नाइज करिए। जब आप रिकॉग्नाइज करेंगे, फिर आपको पता लगेगा कितनी तबाही हुई है, कितनी तबाही हुई है। फिर आपको एरिया डिमार्केट करना पड़ेगा, फिर फुल प्रूफ वहाँ पर विद पॉलिटिकल, इकोनॉमिक राइट्स उसको बसाना पड़ेगा। जिन्होंने मारा, जिन्होंने ये जेनोसाइड एनेबल किया, उनके ऊपर न्यूरेमबर्ग टाइप ट्रायल्स लगेंगे। तो जब इस टाइप का काम होगा, तब घर वापसी होगी। अदरवाइज ये फिर वही हाल होगा जैसे 7वां एक्सोडस हुआ। 7 बार शायद बच गए, शायद अगली बार बचेंगे कि नहीं बचेंगे उसकी कोई गारंटी नहीं। सर, लेकिन अभी जब हम देखते हैं कश्मीर में कॉलोनीज़ बनाई जा रही हैं कश्मीरी पंडित्स को वापस लाने के लिए, या फिर आप कह सकते हैं कि थोड़ा कुछ गवर्नमेंट कर रही है कश्मीर में वापस कश्मीरी पंडित्स को बसाने के लिए, तो डू यू थिंक वो इनफ है, या फिर इसको देख के कश्मीरी पंडित्स वापस आना चाहेंगे? देखिए, जिन कॉलोनीज़ की आपने बात की जी, दीज आर मेंट फॉर द पीपल हु हैव गॉन अंडर एम्प्लॉयमेंट पैकेज। ठीक है, गवर्नमेंट ने आज से कुछ साल पहले एक ये भी बात क्लियर कर दूं,
क्योंकि कश्मीरी पंडित्स, मैंने कहा था कि जो बच्चे थे जिगरी में 6 से 7 साल लग रहे थे, तो वो बाकी जगह इनएलिजिबल हो रहे थे, ओवरेज हो रहे थे। तो गवर्नमेंट ने कहा कि कश्मीर, अब ये भी बात सही है, पहले इनके पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स वहाँ सर्विस में थे, कश्मीर में जितने लोग कश्मीरी पंडित्स रिटायर हुए उनके बाद उस सेगमेंट से कोई रिक्रूटमेंट 30 साल तक हुई ही नहीं, 25 साल तक, ठीक है ना। तो इन लोगों की रिक्रूटमेंट के लिए कहा गया कि हम कश्मीरी पंडित्स के लिए पैकेज निकालेंगे, क्योंकि बड़ी देर से रिक्रूटमेंट ही नहीं हुए, उसमें कई लोग 50 साल के भी हो गए, उनको दे दिया गया रिलैक्सेशन, चलिए आपको नौकरी में लगा दें, आपकी क्वालिफिकेशन क्या लग गई। लेकिन उसमें एक कंडीशन लगाई गई, SRO 412, उसमें कहा गया आपको जिस जगह पोस्टिंग की जाएगी आप वहां से निकल नहीं सकते, विदाउट इन्फो, जो भी आपके साथ होगा आप निकल नहीं सकते, ठीक है। तो टारगेटेड किलिंग्स हुई, सबको पता है, जो चाहे वो कश्मीरी पंडित एम्प्लॉय था या कोई भी था, उसमें जितने भी गए इस एम्प्लॉयमेंट पैकेज में, उसमें कैटेगरी के एम्प्लॉयज़ भी गए जम्मू से, उनके लिए भी एलिजिबिलिटी थी, वो मारे गए। चाहे वो पीछे राकेश भट्ट थे या एक कोर करके लेडी थी जम्मू से, हमारा कृष्णा ढाबा वाला तो बिल्कुल मारा ही गया। और बाहर से जब इनको मारना शुरू किया टारगेट, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट हमने बड़ी मेहनत करके एक रिलीजियस क्लींसिंग की है, अगर अब इनको लाया जाए हमको टॉलरेट नहीं करेंगे। उनके पास तो पॉलिटिक, मैं वही बात कर रहा हूं, जब आप पंडित को पॉलिटिकली एम्पावर ही नहीं करेंगे, यू आर इम्पोजिंग ए डिसीजन ऑन हिम, आपकी जॉब वहां पर SRO 412 के तहत या एम्प्लॉयमेंट पैकेज के तहत आपने उसको बिठा दिया, आपने वहां पे उसके लिए वो मेक शिफ्ट कॉलोनीज बना दी, एक एक जगह कमरे में तो 2-2 फैमिलीज थी, वो भी छोड़िए, आपने बसाया वो फैमिली लेके। आप देखिए 90 के बाद वो कहीं जॉब जम्मू में या दिल्ली में कर रहा था, अब उसको लगा कि मेरे इलाके में पैकेज आ रही है, मैं चला जा रहा हूँ। अब आधी फैमिली उसकी जम्मू में रहेगी, आधी कश्मीर में रहेगी, ठीक है। इट इज़ डबल डिस्टेबलाइजेशन, दिस इज़ डबल जेनोसाइड। तो ऐसे हालात में जब ऐसा हुआ तो गवर्नमेंट ने फुल प्रूफ सिक्योरिटी देना शुरू कर दिया। लेकिन जब ये नौकरी करने जाएंगे, इन्होंने बाहर सामान लेने भी जाना है, इन्होंने मार्केट भी जाना है, वहाँ उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी कौन लेगा? क्योंकि टारगेटेड किलिंग्स तो लगातार हुई हैं, अभी 1 to 1 हुई। जब भी कोई ऐसा इंसिडेंट होता है कि इलेक्टोरल प्रोसेस होती है, कुछ होती है, या कोई भी ऐसा इंसिडेंट होता है, तो पहला टारगेट वहाँ पर ये डिस्प्लेस कश्मीरी पंडित होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो चीज़ें हैं, दीज आर हाफ हार्टेड मेजर्स। मेजर तभी होगा, आपको एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप कश्मीरी पंडित को देना पड़ेगा, फिर वो नौकरी अपने हिसाब से करेगा, अपना घर संभालेगा। आप उसको गिनी पिग नहीं बना सकते। एक बिल्डिंग में आपने 100-400 फैमिलीज एम्प्लॉयमेंट पैकेज वालों के रख लिए हैं, बट दे आर नॉट द बैरोमीटर्स ऑफ पीस। यू हैव टू क्रिएट अ फुल प्रूफ पॉलिसी। आप पहले बताइए कि अपने ही घर में आप कश्मीर में एक सिक्योरिटी जोन में बंद होकर रहेंगे, ये कोई वापसी थोड़ी है। ये आप दिखाना चाहते हैं दुनिया को, हमने एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्रिएट की है, कश्मीरी पंडित पहले यहाँ होता था, अब बड़ा कम पाया जाता है, अब उसको हम वहाँ पर एक पिंजरे में रखेंगे। आइए देखिए, कश्मीरी पंडित को बसा लिया, आप भी देख लीजिए, वापस आ गया, देखिए कितना सुंदर लगता है। जैसे आप मांडे जू में देखने जाते हैं, बियर आया है, टाइगर आया है जम्बू जू में। सो दिस टोकनिज्म इज नॉट रिटर्न, दिस इज होस्टेज, मेकिंग होस्टेजेस। सर, हमने कश्मीरी पंडित्स की लाइफ नहीं जी है, और मोस्टली हम इंडियंस ने ज़्यादा नहीं जी होगी। हमने जितना भी देखा है वो मूवीज़ से देखा है, चाहे वो कश्मीरी फाइल्स हो, चाहे शिकारा हो, चाहे कोई और मूवी हो। मूवी में कितना सच दिखाते हैं टू रिलेट देखिए द लाइफ ऑफ कश्मीरी पंडित। यू वेल अंडरस्टैंड, एक मूवी का टाइम स्पैन शायद बहुत ज़्यादा होता था, 3 घंटे पहले होता था, अब 2 घंटे, 2.25 घंटे। अब तो लोग बड़ी मूवीज देखना पसंद नहीं करते। अब चाहे कोई पार्टीशन 1947 की मूवी देख लीजिए, उस पर पार्टीशन पर तमस बनी थी गोविंद पहलाज नहलानी की, उस पर कंट्रोवर्सी हुई, वो टेली सीरीज में बाद में चली। ऐसी मूवीज जब बनती हैं, इसके साथ जस्टिस करना पूरे एपिसोड बहुत मुश्किल है, डायरेक्टर प्रोड्यूसर का बहुत मुश्किल काम है। वो एक स्टोरी को बना सकता, उस पर डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स डाल के उसमें कोशिश करेगा कि जो उस टाइम में हुआ, एक कैरेक्टर के साथ ही मैं दिखा दूं बॉम्ब ब्लास्ट भी कैसे होता था, किडनैपिंग भी कैसे होती थी, फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में क्या होता था, फिर हैरेसमेंट कैसे होती थी, मर्डर कैसे होता था, मास किलिंग कैसे होती थी। जब ऐसा होता है तो एक मूवी जो होती है वो एक सैम्पल होती है। जैसे हम रिसर्च की बात करेंगे, पॉपुलेशन से एक सैम्पल होता है। तो मूवीज़ में अब आप मुझसे कहेंगे डायरेक्टली इनडायरेक्टली, आपने शिकारा की बात कही, शिकारा जब आई तो लोगों ने उसको रिजेक्ट कर दिया। उस पर रीज़न ये था कि
किसने किया? आपने, मैंने नहीं, आम लोगों ने किया। पॉलिटिकल बात नहीं है। शिकारा जब आई क्यों रिजेक्ट किया? लेट अस डिस्कस दैट। वो इसलिए रिजेक्ट किया कि उस मूवी की जो लाइन जिन्होंने बताया जी सब कुछ ठीक ठाक था, मतलब खराब हो गया फिर ठीक ठाक हो गया, उसके बाद आई थिंक देयर वाज अ क्रॉस कम्युनिटी रिलेशनशिप बताई गई। तो ऐसा वो लोगों ने कहा ऐसा तो होता ही नहीं था, जो रियलिटी में नहीं था वो दिखाया उन्होंने, नहीं दिखाया फिक्शनलाइज करके। लोगों ने कहा ऐसा तो हुआ ही नहीं था। अगर आप 1990 पर फिल्म बना रहे हो तो फिर ये गलत है। अगर एक मेलो ड्रामा है फिर ठीक है, आप जो मर्जी कर लीजिए, लेकिन कम से कम 1990 में ये नहीं हुआ जो आपने दिखाया। कश्मीर फाइल जब आई लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया, क्योंकि उसमें भी 3% 4% जब बात बताई, मैंने कहा ना टाइम लिमिट कम होता है, लेकिन जो उसमें कैरेक्टर्स थे वो वेल रिसर्च थे। जो उसमें इंसिडेंट्स हाँ, हुए वो थे, इंसिडेंट्स वो जैसे दिखाया था कि एक लेडी को उसका चावल ब्लड से कोट करके, एग्जैक्टली वो बिल्कुल था कि वो गंजू थे, जी। उनके हस्बैंड को मारा गया, वो उनको पता लगा कि उसको मारने आ रहे हैं, वो ड्रम में छुप गया, चावल के ड्रम में छुप गया। तो बेसिकली मोहल्ले वाला बाहर देख रहा था, उसने कहा, उसकी वाइफ को कहा कि कहाँ पे है टेररिस्ट थे, कहते वो यहाँ पर नहीं है। फिर पड़ोसी था, उसने कहा ऊपर है, ड्रम में है, तो उसने इसको इशारा किया, लेडी आगे की नहीं है, उसने ड्रम में ही गोलियां मारी। जब ड्रम के अंदर कश्मीरी पंडित छुपा था गंजू, तो जब उसमें वो छुपा था उसका ब्लड नेचुरली चावल में मिक्स होगा। इन ऑर्डर टू सेलिब्रेट, जिसको हम कहते हैं कि सैडिस्टिक प्लेजर लेने के लिए, उन्होंने उस चावल को खून से मिक्स किया उसके पति के, उसको मजबूर किया खाने के लिए, टू शो दैट व्हाट इज योर स्टेटस इन कश्मीर, दैट यू आर अनवांटेड। और वहाँ एक नारा दिया गया था, रेलिव गलीव सेल्यू, मीन्स या तो मिक्स हो जाओ, मीन्स यू कन्वर्ट, गलीव खत्म कर देंगे, नहीं तो या भाग जाओ। ऑनली 3 ऑप्शंस वेयर फॉर द इनफिडेल्स कश्मीरी पंडित्स। तो उनमें से वही था, उसको मार दिया। तो वो चावल के साथ ब्लड मिक्स हुआ, उस लेडी को खिलाया गया। दैट्स बेस्ड ऑन ट्रूथ, दैट्स नॉट ए फिक्शन। इसलिए लोगों ने जब हॉलों में रोना स्टार्ट किया, उन्होंने उसने कैरेक्टर का नाम नहीं बताया, उसने कुछ और नाम रख लिया, रोक खड़े होकर मैंने खुद देखा रोना स्टार्ट हो, ये तो गज्जू है, ये तो टीकालाल टपलू है, ये तो गिरजा। वो रेप का सीन उन्होंने दिखाया, उन्होंने उसको एडिट किया, मैंने 100 मशीन की बात की थी, 2 लिंक्स अलग कर दिए गए। तो लोगों ने, वहाँ लोग फेंट हुए, क्योंकि जब आप रियलिटी बताते हो उसको आप नाम छुपा, जब किसी के घर में कोई डेथ होती है, अब कोई एल्डरली, आप उससे छुपाते हो कि भाई इसको कोई सदमा ना लग जाए, लेकिन वो बाम जाता है। ये वही चीज़ है, जब आपने वो चीज़ सामने रखी तो वो आउटबस्ट बाहर आ गया, उन्होंने रिलेट किया, एंड कश्मीर फाइल्स क्लिक्ड। शिकारा फ्लॉप्ड बिकॉज इट वॉज फिक्शन। कश्मीर फाइल्स वॉज taken, accepted by people, though only few incidents were shown. Due to time constraints, people accepted it. That's it. सर अभी आपने बोला कि उन एक इंसिडेंट ही बताया कि नेबर ने बताया जी। अगर मैं पूरा ब्लंटली पूछूं कि लोकल सपोर्ट करते थे ये जीनोसाइड? बिल्कुल। अब देखिए, आपको कैसे पता है कि कौन कहाँ पर, जैसे सतीश टिक्कू को मारा गया, उसको तो अपने फ्रेंड, उसने बिटा कराटे ने मारा जी। बिटा कराटे का इंटरव्यू किया है मनोज रघुवंशी ने, इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट, उस टाइम वॉर जोन में थे, एनडीटीवी पे, इंडिया टुडे न्यूज ट्रैक पर था। एग्जैक्टली। तो उसका उन्होंने किया, बोला कि वो उसका फ्रेंड था, बिटा कराटे वॉज फ्रेंड ऑफ सतीश। जब वो उसके घर में जाता है, कहता सतीश क्या है, उसकी बहन कहती है वो नहीं है, बाहर है। तो बाहर उसको सतीश मिल जाता है, सतीश टिक्कू, बिल्कुल प्रोमिनेंट सिटी है बागदल में, उसको गोलियां मार देता है। उनने कहा शायद ये बिट्टा इसका दोस्त है, ये इससे मिलने आया हुआ है। तो वो तो बिल्कुल मोहल्ले का बनना था, उसने कैसे मार दिया, मतलब उसकी लोकेलिटी का आर्मी थी। उसके बाद पूछा गया मनोज रघुवंशी ने उससे, वो तो आप नेट पर गूगल कर लीजिए, मिल जाएगा, कितने मारे पंडित, कहता 25 26, पूरा याद नहीं है। कहते अच्छा, तो आपका दोस्त था? हाँ। क्यों मारा? ऊपर से हुक्म हुआ था। अगर तुम्हें कहेंगे सो हाँ मैं मार दूंगा। कोई रिमोर्स है? बिल्कुल नहीं। तो इसको आप, वो तो खुद कह रहा है, ठीक है ना। या यासीन मलिक, बिटा कराटे, अशफाक माजिद वानी, कितने नाम ले, सैयद सलाहुद्दीन, ये कौन लोग थे? ये तो बाहर से नहीं थे। ये जो सारा टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर था, इट वॉज बिकॉज देयर वॉज अ पेलिसाइड फ्रंट बना। जब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को जेल, मतलब ही वॉज इनकार्सरेटेड फॉर इंडिया एक्टिविटीज़, तो उनके जो सेकंड इन कमांड थे मिर्जा अफजल बेग, ही वॉज द फादर ऑफ लैंड टू टिलर, जिसने कश्मीरी पंडितों की ज़मीनें छीन के विदाउट कंपनसेशन काम किया। उसने पेलिसाइड फ्रंट बनाया, मुहाजिर आय शुमारी, वो तो सारे कश्मीर के लोग थे। वो कहाँ से ऑपरेट होता था? पेलिसाइड मीन्स दे वांटेड टू गो विद पाकिस्तान, राय शुमारी करनी है। तो अफजल बेग वॉज अ लॉ नोइंग पर्सन, ही वॉज वन ऑफ द प्रोमिनेंट लॉयर्स, सिविल सोसाइटी में डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर गुरु,
कितने लाओ हम लोग? सो इट हैड द सपोर्ट ऑफ सिविल सोसाइटी, इट हैड द सपोर्ट ऑफ इंटेलिजेंशिया, इट हैड द सपोर्ट ऑफ इलाइट्स. तो ये सारी चीज़ें अंडर करंट्स, दे वांटेड दैट कश्मीर हैज़ टू बी a Muslim state. It is an unfinished region of Pakistan. It's a part of Muslim Ummah. It's a part of greater Muslim territory. So that's it. That's why infidels were unwanted. Okay. So now we are in the last part of this podcast. Sir, abhi at present agar hum baat kare, what Kashmiri Pandits exactly wanted? They wanted to go back. They wanted to stay here. जैसे भी हालात चल रहे हैं, और कुछ और है? देखिए, जो मैंने बातें की पहले, इसका आंसर मैं पहले ही दे चुका हूँ एंड आई विल रिपीट इट. एक कम्युनिटी जब बाहर आती है, जब अपनी मर्जी से तो नहीं आए बाहर, ज़बरदस्ती निकाला गया. और निकाला क्या गया? इट वॉज अ रिलीजियस क्लींसिंग, इट वॉज अ जेनोसाइड. नंबर 1. नंबर 2, लोग अपने जितने भी नॉर्मल एक ह्यूमन टेंडेंसी है, जिस क्लाइमेट में मैं पैदा हुआ हूँ, जिस हैबिटेट में पैदा हुआ हूँ, मैं उससे बाहर जाऊँगा तो आई विल नेवर बी. अब मैं कितना भी उसमें बेटर करूँ, एजुकेशन वाइज बेटर करूँ, प्रोफेशनली अच्छा करूँ, लाइफस्टाइल अच्छा रखूँ, बट माई ईयर्निंग्स फॉर माई होम लैंड विल ऑलवेज रिमेन. ठीक है. और जिसने ये देखा है वो आगे चलाएगा इसको. और सबसे बड़ी बात है, जब कोई कम्युनिटी अपने होमलैंड से दूर होती है, उसकी ईयर्निंग्स बढ़ती. कोई एनआरआई होता है वो अपने देश आना चाहता है, वैसी हालत हो चुकी है. बट द प्रॉब्लम इज़, ये जो जाने न जाने का क्वेश्चन हमसे नहीं पूछा जाना चाहिए. क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जेनोसाइड मानना चाहती है? अगर वो जेनोसाइड मानती है, उसके ऊपर कमीशन बिठाती है, मीन्स कमीशन इन द से न्यूरेमबर्ग ट्रायल्स करती है, लॉ बनाती है. कौन अपनी ज़मीन में नहीं जाना चाहेगा? कौन नहीं जाना चाहेगा? क्योंकि कश्मीरी पंडित्स आर ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स. कोई अपना घर क्यों छोड़ना चाहेगा? जहाँ उसकी मेमोरीज़ है, मेरा बचपन जहाँ, क्या मैं उस घर में नहीं जाना चाहूँगा? जहाँ मैं पैदा हुआ, जहाँ मेरे पेरेंट्स ने स्ट्रगल किया, जहाँ मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने उस मकान को बनाया, जहाँ जिस मंदिर में वो रोज़ पूजा करने जाते थे 3, 4, 5, 6 पीढ़ियों से, वहाँ कौन नहीं जाना चाहेगा? सो एवरीबडी इज़ रेडी टू रिटर्न प्रोवाइडेड देयर इज़ ए कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी दैट ए प्लेस विल बी क्रिएटेड इन कश्मीर वेयर देयर इज़ नो थ्रेट टू देयर राइट टू लाइफ एंड लिव. ठीक है, ये बात है. लेकिन दूसरी बात एक और होती है, जेनोसाइड वो करता है, जैसे कश्मीर में एक जहादी ऑनस्लॉट हुआ, उसके कारण जेनोसाइड हुआ. लेकिन उससे बड़ा क्राइम तब होता है जो स्टेट जो गवर्न करती है वो उस जेनोसाइड को एक्सेप्ट ना करे. मान लीजिए किसी के साथ बुरा हुआ और जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी है वो उसको मानने को तैयार नहीं है. इसका मतलब हुआ कि आप परपेट्रेटर ऑफ जेनोसाइड को शील्ड कर रहे हो, और इसका मतलब आप डबल जेनोसाइड कर रहे हो. उन्होंने तो कर दिया जो करना था, टेररिस्ट ने, जहादीज ने. लेकिन अब आपका काम है, हम भारत के नागरिक हैं, भारतीय हैं, आपका जस्टिस सिस्टम, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इनको जस्टिस देगा. अगर आप नहीं दे रहे हो, उसका मतलब आप उसको बेल आउट कर रहे हो, जिसने परसिक्यूशन की है, जेनोसाइड एनेबलर को. इसको मैं फिर कहूँगा कि ये डेमोसाइड है. डेमोसाइड तब होता है जब जेनोसाइड जिसने किया वो तो जेनोसाइड हो गया, जाति संहार. लेकिन जब स्टेट इसको डिनाई करती है, वो डेमोसाइड. एक साइड से आपको टेररिस्ट ने ख़त्म कर दिया, दूसरे साइड से इंडियन पॉलिटिकल क्लास आपको, ताकि वो उसको खुश रखना चाहती है परपेट्रेटर को, जेनोसाइड को एक्सेप्ट नहीं करती, उसको डेमोसाइड. सो बोथ साइड्स यू आर बीइंग क्रश्ड. तो जाना हर कोई चाहता है, प्रोवाइडेड देयर इज रिट्रीवल, देयर इज ए गारंटी ऑफ नॉन रिफाउलमेंट, कि जो 7 बार हुआ अब नहीं होगा. क्योंकि पहले जो हुआ 90 में वो तो इंडिया के अंदर ही हुआ. जो 90 से पहले हुआ, जो 6 एक्सोडस हुए, वो तब हुए जब इंडिया एक मॉडर्न स्टेट नहीं थी. लेकिन आज की डेट में इंडिया इज़ नॉट अ बनाना रिपब्लिक, इट्स अ डेमोक्रेसी. यहाँ तो एक भी कोई किलिंग होती है तो पूरा मीडिया उछल पड़ता है. लेकिन एक बात थी 1990 में, उस टाइम सोशल मीडिया नहीं था, इसलिए आजकल छोटा भी इंसिडेंट वायरल होता आपको जस्टिस मिल जाती है. लेकिन आज हमें लोगों को ये बताना पड़ता था ये हुआ, और लोग बिलीव नहीं करते, क्योंकि हमारे पास सोशल मीडिया नहीं था. तब हमारे पास ट्विटर नहीं था, हमारे पास इंस्टाग्राम नहीं था, हमारे पास फेसबुक नहीं था, हमारे पास एक्स नहीं था, हमारे पास यूट्यूब नहीं था, हमारे पास पॉडकास्ट नहीं था. तो कहने का मतलब ये है, हमें डबल मेहनत करनी पड़ी ये बताने के लिए. और लोग जब आप रिसर्च करते हैं आज, तो वो देखते हैं हाँ ये हुआ था. आप गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स निकालिए, आप फायर्स इंसिडेंट्स कितने हुए, किलिंग्स कितनी हुई है, उनके ऊपर कोई FIR लगी? कोई नहीं लगी. देयर वॉज प्लॉजिबल डिनाएबिलिटी.
तो लोग जाना चाहते हैं, बट फर्स्ट ऑफ ऑल दे वांट कौन सिक्योरिटी तो अलग बात है, क्योंकि कश्मीरी पंडित डिडंट कम आउट फॉर जॉब्स, ही केम आउट फॉर लाइफ, टू राइट टू लाइफ एंड लिव। और सबसे बड़ी बात वो धर्म बचाने के लिए आया, क्योंकि देयर वाज एवरी पॉसिबिलिटी, लोग उन्होंने घर बार खो दिया, उन्होंने सब कुछ खो दिया, लेकिन दे डिड नॉट कन्वर्ट। इस बार तो ओपन ऑप्शन था, उनके पास कोई चांस नहीं था। दे अपहेल्ड द सनातन धर्म, दैट इज द अचीवमेंट। और अगर उन्हें कंप्रोमाइज करना होता वो तब भी कर सकते थे, उन्होंने नहीं किया। दिस हैज़ नॉट बीन ऑनर्ड टिल डेट। लोग जाना चाहते हैं, वो कहते हैं हमें वन प्लेस सेटलमेंट चाहिए, हमें जो जगह चाहिए वो पॉलिटिकली हमारे कंट्रोल में होनी चाहिए। अब तो 370 भी हट चुका है, and now there is free flow of Indian constitution, but there is a difference between de facto and de jure neutralization of 370. 370 हट चुका है, लेकिन जो अंदर स्ट्रक्चर है वो अभी तक पूरी तरह से तैयार नहीं है, अभी बहुत काम करना पड़ेगा। दिस पॉलिटिकल रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, व्हेन लद्दाख वाज क्रिएटेड, लद्दाख के लोग भी इस गुलामी में नहीं रहना चाहते थे जहाँ पर उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो। हम चाहेंगे और हम सोचते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूरा इसका संज्ञान लेगी कि रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो 2019 अगस्त में 370-35A को न्यूट्रलाइज करने के बाद एक हम कहेंगे नया चैप्टर हुआ, सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन उसके बाद रिटर्न और रिहेबिलिटेशन ऑफ कश्मीरी पंडित इसका पार्ट तभी हो सकती है जब आप जेनोसाइड को एड्रेस करेंगे, कानून लाएंगे, उनको अपनी ज़मीन दिलाएंगे और उनको एक जगह रिहेबिलिटेट करेंगे जहाँ पर उनकी पॉलिटिकल विल, इकोनॉमिक पावर्स, रिलीजियस राइट्स होंगे। ओके सर, थैंक यू सो मच। आज के पॉडकास्ट में आप आए, आपने हमें बहुत चीज़ों से अवेयर करवाया जो मुझे खास कर नहीं पता थी, तो थैंक यू सो मच। जाते जाते अगर आपके पास कोई लास्ट मैसेज है फॉर आवर जनरेशन या फिर फॉर आवर व्यूअर्स जो इस कम्युनिटी को बहुत सेंसिटिवली देखते हैं। यस, एक बड़ी इंपॉर्टेंट मैसेज ये है कि दैट मेमोरी इज़ द शील्ड। जो भी आपकी मेमोरी है उसको बुलाना नहीं चाहिए। नेवर लूज योर मेमोरी इज़ वेरी प्रेशियस। अगर आज मेरी मेमोरी में 5वीं क्लास का स्टूडेंट था, अगर मैं वो मेमोरी बुला देता, शायद मैं आपसे बात नहीं कर पाता, आई कुड नॉट हैव एक्सप्रेस्ड इट। नंबर 2, जेनोसाइड किसी का भी हो, किसी भी रिलीजन का हो, इट इज़ एन इनह्यूमन ट्रीटमेंट गिवन आउट, एंड व्हेन जेनोसाइड इज डिनाइड इट्स डुप्लीकेटेड। अगर कश्मीर में फॉर एग्जाम्पल 1947 में POJ के रेफ्यूजीज के साथ जेनोसाइड हुआ, उसको दबाया गया, लोगों को पता नहीं लगा। अगर उसके ऊपर रिसर्च हुआ होता अच्छे से, उसके ऊपर पॉलिसी बनी होती, शायद 1990 में हमें भी घर से निकाला नहीं जाता। और आज हम कहते हैं कि इसको यहीं पर रोकिए कि किसी और स्टेट में इस तरह से बात ना हो, एक कानून लाइए। यंगस्टर्स के लिए कि दैट डोंट ट्रस्ट प्रोपेगेंडा, बी प्राइमरी रिसर्चर्स। आप प्राइमरी सोर्सेज ढूंढिए। जैसे मैंने अभी कहा, कश्मीर में 5 राजतरंगियाँ, कलहन, जोनराज, श्रीवर, प्रगिबट, शूप, नहीं पता। लेट अस मेक दिस अवेयरनेस, लेट अस नॉट ट्रस्ट पीपल। हम खुद अपना रिसर्च करें। कितने लोगों को पता है कश्मीर का शैव दर्शन भी है, लोग नहीं जानते। जम्मू में नाथ परंपरा भी रही, कश्मीर में भी रही, हम लोग रिसर्च नहीं करते। कितने लोगों को पता है कि वासुकी पुराण जम्मू का उपपुराण है, कश्मीर का नीलमत है। सो व्हेन वी स्टार्ट सर्चिंग फॉर आइडेंटिटीज, वी विल नॉट बी टेकन इन बाय प्रोपेगेंडा। और खास करके हम लोग जम्मू कश्मीर में जो हैं, वी आर इन अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस। जम्मू एंड कश्मीर इज नॉट ओनली अ स्टेट, it is the northern frontier, it's the frontline state, frontline union territory of northern frontier of India। और ये आपको बात याद रखनी पड़ेगी कि दुश्मन जो है, मीन्स चाहे वो जहादीज हैं, वो चाइनीज़ इंपीरियलिस्ट्स हैं आज के दौर में, या कोई भी है, सबवर्सिव्स हैं, दे नो, वो हमसे ज़्यादा रिसर्च करते हैं। उनको पता है कि अगर जम्मू एंड कश्मीर को हिमालय में कंट्रोल किया जाएगा तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इंडिया को बैल्कनाइज किया जाएगा, विविसेक्ट किया जाएगा। सो दे आर डिसंस्कृताइजिंग इट। डिसंस्कृताइजेशन मीन्स जो हमारे ट्रेडिशनल सिस्टम है, सेंचुरीज ओल्ड सिस्टम है, वैदिक सिस्टम है या तांत्रिक सिस्टम है, आगमिक निगमिक सिस्टम है, उसको वो सबवर्ट कर रहे हैं। और हमारे ये बच्चे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो उस झूठ को सच मानते हैं। उसका रीज़न क्या? क्योंकि हम पढ़ते नहीं। हमें बताया जाता है रामायण में ये नहीं, ये था। हमने रामायण खुद नहीं पढ़ी। अगर हम खुद पढ़ेंगे, हम दूसरे का प्रोपेगेंडा बिलीव नहीं करेंगे। दैट इज़ द पॉइंट। आप जम्मू कश्मीर के बारे में प्राइमरी रिसर्च करिए। लाइब्रेरीज आपके पास मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं आजकल, तो आर्काइवल मटेरियल है। तो सबसे बड़ी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, अभी लड़ाई ख़त्म नहीं हुई है। जम्मू एंड कश्मीर में लड़ाई है नॉर्दर्न फ्रंटियर बचाने की, इसको डिसंस्कृताइजेशन से बचाने की। जिस दिन हम लोग ये समझेंगे, और सबसे बड़ी बात मैं यंगस्टर्स से ये कहूँगा कि दैट डाइवर्सिफाई योरसेल्फ, कि
कोई इंजीनियरिंग कर रहा है मुझे भी इंजीनियरिंग करनी है, नहीं। जो आपका मन करता है, जिसके लिए आपका मतलब मैं कहूँ गट फीलिंग है, इफ़ यू वांट टू डू समथिंग, यू वांट टू स्टार्ट सम स्टार्टअप, गो अहेड विद इट। यू विल, जो आपका मन कहेगा, आपका दिल कहेगा, आप उसमें ज़रूर सक्सेस पाएंगे, एंड यू विल मेक ए नेम फॉर योर सेल्फ। एंड ऑलवेज फॉलो योर स्किल। जो आपका स्किल है दैट बिकम्स योर यूएसपी, दैट डेवलप्स योर पर्सनैलिटी। डोंट टेक, कोई आपको अगर अपने साइंस मैंने पढ़ी तुम भी साइंस रखो, ऐसा नहीं होता। सो ट्राई टू मेक डाइवर्सिफाइड। हमें एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी चाहिए, हमें हिस्टोरियन भी चाहिए, हमें जर्नलिस्ट भी चाहिए, हमें डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स भी चाहिए, हमें लिंग्विस्ट भी चाहिए, हमें सिंगर्स भी चाहिए, हमें क्या नहीं चाहिए, हमें बिजनेस प्रोफेशनल्स भी चाहिए। देन वी विल बी एबल टू क्रिएट ए सेल्फ सस्टेन्ड सोसाइटी। अब कश्मीरी पंडित्स को भी मैं अपील करूंगा, 1990 तक क्या होता था ऑनवर्ड्स, एक रिजर्वेशन दी गई कि सारे इंजीनियरिंग करने चले गए, कि भाई ज़रूरत थी, उस टाइम में कुछ नहीं मिल रहा था, स्टेट वॉज एपेथेटिक। तो महाराष्ट्र में रिजर्वेशंस बाला साहब ठाकरे के टाइम से चली, तो इंजीनियरिंग में लोग जाना शुरू कर गए। अब हर किसी को अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं मिलता। उससे क्या हुआ कि सारे A, B, C इस डिग्री कैटेगरी में इंजीनियर बन गए। उससे नुकसान क्या हुआ कि हायर एजुकेशन से हमारे बच्चों का सुपड़ा साफ हो गया। न किसी ने MA की, न किसी ने MSc की ज़्यादा, न MBA की, वो हायर एजुकेशन में नहीं गया। उससे क्या हुआ, देयर वॉज अ नॉलेज ड्रेन। नॉलेज ड्रेन के कारण क्या होगा, वी कुड नॉट डाइवर्सिफाई। सेम हैपन्स टू एवरी कम। जम्मू में भी अपने फ्रेंड्स के साथ ही देख रहा हूँ कि बच्चे बाहर जा रहे हैं। वी कैन डू बेटर हियर बाय गेटिंग इन्वॉल्व इन डिफरेंट डिसिप्लिन्स। आप हर डिसिप्लिन में हमें एक्सपर्ट्स चाहिए। सो एक चीज़ के पीछे मत भागिए। वी वॉन्ट ए comprehensive knowledge society. That is my appeal to all students, all children of Jammu. बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर। आई नो जो आपने बातें कही वो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू रीमेमोराइज इट, जो हुआ है, बट थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हेयर और हम सबको बताने के लिए कि एग्जैक्टली व्हाट आर कश्मीरी पंडित्स। एंड आई होप कि जस्टिस जल्दी मिले। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। ऑल राइट, ये थे हमारे साथ डॉक्टर महेश कोल। मैंने पॉडकास्ट के स्टार्टिंग में ही कहा था ये एपिसोड बहुत हैवी होने वाला है सबके लिए। जब हमने शूट किया तो ट्रस्ट मी हमें भी गूज़बम्स आए कहीं कहीं सिचुएशंस पे, पर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टॉक अबाउट देम, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टॉक अबाउट कश्मीरी पंडित्स। आई होप आपको ये एपिसोड फ्रूटफुल रहा होगा। आपको ये एपिसोड कैसा भी लगा, जैसे भी लगा, प्लीज़ डू कमेंट सो दैट वी कैन इम्प्रूव, एंड कमेंट डाउन आपको नेक्स्ट गेस्ट कौन सा चाहिए, सो दैट वी कैन इम्प्रूव एंड गिव यू आवर बेस्ट। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू शेयर, सब्सक्राइब, एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।